हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ये चैप्टर आपका बुक 2 से रहने वाला है, जिसको हम वन शॉट में कवर कर रहे होंगे और एक ही बार में चैप्टर कवर हो रहा है। और हर एक टॉपिक को हम जो डिटेल में देखने वाले हैं, ताकि आप कोई भी डाउट आपका नहीं रहे, कोई टॉपिक आपका नहीं छूटे। समझ आ रहा है? तो इस चैप्टर को हम डिटेल में करने वाले हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम है जलवायु। तो जलवायु को समझने से पहले ना आपको मौसम का मतलब भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मौसम और जलवायु में अंतर एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, मौसम यानी कि वेदर। तो मौसम क्या है ना, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। मौसम की जो ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है। ड्यूरेशन क्या होती है भाई? बहुत छोटी होती है ना। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी अपने रुख बदलती है। जल्दी जल्दी क्या है, अपने रुख बदलती है। ठीक है, यूं कह लीजिए कि भाई मौसम के बड़े नखरे होते हैं, इसलिए वो बदलता रहता है ना। तो वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र के लंबे समय का औसत मौसम का वितरण है, कि भाई किसी जगह पर 50-60 सालों तक क्या मौसम का पैटर्न रहा है, उसका हम औसत जो देखते हैं। तो वही क्या होता है, अपना जलवायु होता है। जैसे कि हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंदर भाई पिछले 50-60 सालों में क्या मौसम का पैटर्न देखा गया है। मौसम का क्या पैटर्न देखा गया है, तो उसी के हिसाब से वहाँ की हमने जलवायु डिफाइन कर दी है। तो हमने देखा कि भाई राजस्थान के अंदर 50-60 या 100 सालों में जो मौसम हमें देखने को मिला है, वो गर्म मौसम देखने को मिला है। ठीक है, गर्मी हमें ज़्यादा देखने को मिली है। वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पर शुष्कपन रहता है। शुष्क मतलब वहाँ पे सूखा रहता है। तो हमने बोल दिया भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है। समझ आ रहा है? ये आपको ध्यान रखना है। और मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, चाहे वो एक दिन में बदले, है ना, एक सप्ताह में बदले, या एक दिन में ही कितनी बार बदल जाए। है ना, आप सुबह निकले तो बारिश हो रही थी, दोपहर में आए तो धूप निकल रही है। देखे कितनी जल्दी जल्दी मौसम बदल रहा है। तो ये मौसम में बदलाव है जो कि बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है, जलवायु जल्दी नहीं बदलती है। मौसम की बात करूं, जैसे कि आज बादल है, कल धूप हो रही है और परसों बारिश है। या यूं कह लो कि भाई आज सुबह धूप थी, दोपहर में बारिश, और रात को बढ़िया मौसम हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मौसम जो है जल्दी जल्दी बदलता है, जलवायु जल्दी नहीं बदलती है। 50-60-100 सालों का जो औसत हमने देखा है, किसका मौसम का जो वितरण रहा है, किस प्रकार का मौसम रहा है, तो उसको हम जलवायु बोल देते हैं। समझ आ रहा है? तो बात आती है भाई, भारत की जलवायु कौन सी है, कि भाई भारत के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। देखो, भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। सब में आपको अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाती है। आपको इंडिया के हर स्टेट में क्या है, लगभग अलग अलग जलवायु देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी क्या है, इसमें एक रूपता देखने को मिलती है। तो आपको अभी समझ आ जाएगा, एक रूपता यानी कि इसमें एकता देखने को मिलती है। हम कलेक्टिवली जो है इंडिया की जलवायु को एक नाम दे देते हैं, क्या? उष्ण मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है ना। अब इसका मतलब जानने से पहले ना, पहले आप इसको देखो। ठीक है। मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब क्या होता है? तो ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलना। क्या? जैसे जैसे ऋतु है, जैसे जैसे सीजन है, वैसे वैसे जो होती है हवा की दिशा बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में पढ़ा है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में पढ़ा है। जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती है। ये समझ आ रहा है? तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे डिसाइड होगा? मौसम के अकॉर्डिंग, या कह लो ऋतु के अकॉर्डिंग। जैसे ऋतु होगी वैसे ही आपका जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये आपको आगे आगे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे समझ आपको आ जाएगा। है ना। तो मानसून का मतलब क्या है, कि ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलना। है ना। तो भारत के अंदर यही है, भारत के अंदर अलग अलग ऋतु देखने को मिल, जैसे कि भाई ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का टाइम, शीत ऋतु यानी कि भाई सर्दी का टाइम। है ना। और मानसून, मानसून भी आता है, जिसको हम बहुत दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। समझ आ रहा है? तो मौसम मानसून क्या है? ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलना। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी जलवायु है। जहां पर उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। तो भारत की जो जलवायु कैसी है, वो गर्म मानसूनी जलवायु जैसी है ना।
मतलब कि जहाँ से जिससे क्या होता है कि हाई और लो प्रेशर क्रिएट होते हैं और हवाओं की दिशा बदलती है और बारिश आती है। समझ रहे हो? जैसे कि आपको बताऊं, जो समुद्र है, समुद्र का पानी अगर ठंडा है, समुद्र का पानी अगर ठंडा है तो वहां पर क्या बनेगा भाई, वहां पर बनेगा हाई प्रेशर। और जो स्थल है वो गर्म है, जो स्थल है मान लो वो गर्म है, गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी का टाइम चल रहा है, स्थल क्या है गर्म है लेकिन समुद्र ठंडा है। जो जितना ज्यादा ठंडा होगा वहां पर उतना ही ज्यादा हाई प्रेशर बनेगा, जो जितना ज्यादा ठंडा होगा वहां पर उतना ही हाई प्रेशर बनेगा, और जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो वहां उतना ही लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलने वाली है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर चल रही है, तो हवाएं जब यहाँ से चलेंगी तो अपने साथ क्या लेंगी भाई? नमी लेते हुए चलेंगी समुद्र के अंदर से, अरब सागर के अंदर से। और क्या करेगी भाई? जब भी स्थल की ओर बढ़ेगी तो वहां पर बारिश हो जाएगी। तो भारत की जलवायु कैसी है? यही है भारत की जलवायु, इसी प्रकार की है कि भाई जैसी ऋतु वैसे क्या हवा की दिशा बदल रही है। इसी को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? भारत की जलवायु बोल देते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो भारत में मानसूनी हवाएं जो है गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं और बारिश लाती हैं। यही तो बताया मैंने आपको कि गर्मियों के टाइम पे जो है समुद्र से भूमि की तरफ चलती है हवा। क्यों चलती, रीजन बता चुका हूँ मैं कि गर्मी के अंदर क्या होता है कि जो स्थल है अपना, जो पूरा लैंड मास है अपने इंडिया का, वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो अपना क्या कहते हैं यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर अपना हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि जो समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। वही जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होती है। तो जैसे ही गर्मी आती है तो जमीन जो है अपनी, स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो गया और वहाँ पे लो प्रेशर बन गया। लेकिन समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, अभी भी ठंडा है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। समझ आ रहा है? तो इस वजह से यहाँ से हवा चलेगी तो बारिश आएगी वहां पर। और जलवायु जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाई जाती है। तो इंडिया के अंदर भी तो जलवायु पाई जाती है, कौन सी? मानसूनी प्रकार की जलवायु। और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो है इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अब जो आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार की आपको कह सकते हैं जलवायु देखने को मिल जाती है। फिर भी हम उसको मानसूनी जलवायु कह देते हैं, क्योंकि ऋतु के अनुसार वहाँ पे क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम क्या बोल दे रहे हैं? उसको मानसूनी जलवायु बोल दे रहे हैं। समझ आ रहा है? तो मानसून पवनों की जो व्यवस्था है ना वो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को एकता प्रदान करती है। मैंने पीछे ही बताया तुमको। सभी प्रदेशों की जलवायु चाहे अलग दिखे, जैसे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम बोलते हैं यार दिल्ली में बैठे हम तो, है ना, यूपी में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, तो यहाँ का तो हमें थोड़ा अलग सीन दिख रहा है। लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हद से ज्यादा। तो वहाँ की जलवायु तो अलग है ना, हमारी जलवायु अलग है। तो फिर इसमें एक रूपता कैसे होगी भाई? क्योंकि वहां पर जो है ना, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जो है ना ऋतु होती है, ऋतुओं के अनुसार क्या हवा बदलती है, हवा की दिशा बदल रही है। तो इसलिए हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया? इंडिया की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो इसलिए बोलते सभी मूल रूप से क्या मानसूनी जलवायु में आते हैं। अब ना यहाँ पर हम ना डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं कि भाई किस किस प्रकार की विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। टॉपिक का नाम क्या है, समझ आया ना? कि मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। तो विविधता की ही बात करने वाले हैं। देखो, तो एक रूपता होने के बावजूद भी क्या है ना, भारत की जलवायु में हमें क्या देखने को मिलती है? क्षेत्रीय विविधता हमको देखने को मिलती है। जैसे कि राज्य या प्रदेशों के बीच हमें तापमान में अंतर देखने को मिल जाता है, वर्षा में अंतर देखने को मिल जाता है, पवनों की दिशा में अंतर देखने को मिल जाता है ना, ऋतुओं की लय में अंतर देखने को मिल जाता है, आर्द्रता में, शुष्कता में, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बिल्कुल नमी है, बारिश हो रही है ना। तो इसमें डिफरेंस पाया जाता है। इसी कारण से क्या होता है, अलग अलग प्रदेशों की जलवायु एक दूसरे से अलग दिखती है या होती है। फॉर एग्जाम्पल, केरल और तमिलनाडु की जलवायु जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी सभी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ही आते हैं, उसका रीजन मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो पहली विभिन्नता की हम यहाँ पर बात करते हैं तापमान को लेकर कि भाई तापमान को लेकर भी क्या होता है, विविधता यहाँ पर आती है। जैसे कि गर्मियों में जो पश्चिमी मरुस्थल है, क्या पश्चिमी मरुस्थल है राजस्थान के यहाँ पर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वही बात करूँ सर्दियों के अंदर, लेह के आसपास का जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो? और राजस्थान के चूरू में जून में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या से अधिक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल का तापमान इतना जा रहा है, सर्दियों में जो लेह के आसपास का तापमान है वो इतना जा रहा है। अब सर्दियों में ही
किसी और जगह का तापमान इतना नहीं गिरेगा, किसी और जगह का तापमान इतना नहीं गिरेगा, है ना। तो ये क्या है, तापमान को लेकर विभिन्नताएं हैं, समझ रहे हो, जिस जो हमें दिखाती है कि अलग अलग प्रदेशों की जलवायु हमें अलग अलग दिख रही है, फिर भी वो मानसूनी है। समझ आ रहा है। अब इसी दिन जिस दिन जून में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जा रहा है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग है वहां पर लगभग 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और दिसंबर की रात की बात करो तो लद्दाख में जो द्रास जगह है वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, वहीं तिरुवनंतपुरम में और चेन्नई में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि कितनी सारी विभिन्नता हमें देखने को मिल रही है टेम्परेचर को लेकर अलग अलग जगह में, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बात करूं, ठीक है, तापमान को लेकर तो हो गया है। अब हम बात करते हैं वर्षण को लेकर, यानी कि बारिश, रेनफॉल की विविधता। अब हिमालय की बात कर लो, हिमालय में जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, यानी स्नोफॉल के रूप में होती है। और बाकी भारत के जो अन्य हिस्से हैं वहां पर जल की बूंदों के रूप में होते हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम है जो कि मेघालय के अंदर है, यहाँ पर जो वर्षा है वो 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा तो होती है। वार्षिक वर्षा समझते हैं ना, पूरे एक वर्ष में होने वाली वर्षा, तो वो 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है इस जगह पे। और जैसलमेर जो राजस्थान है वहाँ पे 9 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हो कि बारिश को लेकर भी कितनी यहाँ पर विभिन्नता में देखने को मिलती है। यहाँ पर तो कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और यहाँ पर कितनी कम बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो राजस्थान में थोड़ा सूखा सूखा लगता है, समझ रहे हो। आगे देखो, जो तुरा है ये क्या है, मेघालय में है। तो उसमें एक दिन की जो वर्षा है ना, है तुरा, यानी जो मेघालय, और मेघालय में बहुत बारिश होती है, ध्यान रखना। तो तुरा की जो एक जगह है मेघालय के अंदर, वहाँ पे एक दिन में जितनी वर्षा होती है जैसलमेर की 10 वर्षों की वर्षा के बराबर है। यानी जैसलमेर के अंदर 10 साल के अंदर जितनी बारिश होगी उतनी बारिश तो भाई मेघालय के जो जगह है तुरा वहां पर एक दिन में हो जाती है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम हिमालय और पश्चिम मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा में देखने को मिलती है, ठीक है भैया। आपका जो उत्तर पश्चिम हिमालय है और पश्चिमी मरुस्थल है यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। मेघालय जो कि उत्तर पूर्व राज्य, अपना उत्तर पूर्व राज्य है एक, तो यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है वार्षिक वर्षा होती है, समझ रहे हो। ऋतु के अनुसार की बात करूं तो भारत के अधिकांश भागों में जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर के टाइम पे होती है, लेकिन तमिलनाडु का जो तटीय भाग है, और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, ठीक है, कि भाई सर्दी में ही बारिश क्यों होती है ना। तमिलनाडु का जो तटीय भाग है वहां पर जो बारिश है वो शरद ऋतु में होती है, यानी ठंड के टाइम पर होती है, ठीक है। या यूं कह लीजिए जब ठंड की शुरुआत होती है, जब हमें तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बारिश देखने को मिलती है। इसके पीछे का भी एक अलग कारण है, वह जैसे टॉपिक आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो है मानसून जलवायु में एक रूपता तो है ही लेकिन विविधता भी है, ध्यान रखना है। आगे चलो, पहला अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं जो कि है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, देखो ध्यान से देखना। पहला है अक्षांश। पहला क्या है, अक्षांश। पहले सबके नाम जान लेते हैं ना। पहला अक्षांश है, दूसरा हिमालय पर्वत, तीसरा जल और स्थल का वितरण, तीसरा समुद्र तल से दूरी, चौथा है समुद्र तल से ऊंचाई, और अगला है उच्चावच खत्म, ठीक है। ये क्या है, आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं भारत की, ठीक है। देखो, जलवायु को प्रभावित समझते हो ना कि आपको उत्तर में थोड़ी अलग जलवायु देखने को मिल रही है, दक्षिण में थोड़ी अलग जलवायु देखने को मिल रही है, वही चीज है अक्षांश। आपको पता ही है अक्षांश का मतलब क्या होता है ना, जो समानांतर ऐसे रेखा होती है लंबी लंबी लेटी हुई, ये आपकी सारी अक्षांश रेखाएं होती है ना। तो इसी के बेसिस पर हम बात करने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है। क्या गुजरती है, बिल्कुल बीच से गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है ना। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्य वो कौन कौन से मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं बताई जाएगी, वो मुझे कमेंट में बता देना। अब देखो, भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, कौन सा, ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये जो आपका आता है ये उष्ण कटिबंध में आता है। ये किस में आता है भाई, उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के जो दक्षिण में हिस्सा है वो आता है भाई उष्ण कटिबंध में, ठीक है। ठीक है, भारत अपना यही कहीं है,
भारत अपना जो है यहीं कहीं अपना है ना, आपको पता है। यहाँ पर क्या आपका इक्वेटर है यानी 0 डिग्री। तो ये क्या है, जो अपना मान लो यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, बिल्कुल बीच से। तो ये हो गया दक्षिण वाला हिस्सा। ये क्या हो गया, दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, जो कि कहाँ पे आ रहा है, ये जो अपना इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, इसके बिल्कुल पास आ रहा है। तो ये किस में आता है, ये उष्ण कटिबंध में आता है, भारत का दक्षिण हिस्सा। भारत का दक्षिण हिस्सा किस में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन जो उत्तरी हिस्सा है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है, वो किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इतना समझ आया, ठीक है। और ये आपको पता होगा अगर आपने पहला चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो कर्क रेखा का जो उत्तर वाला हिस्सा है ना, तो वहां पर हमें ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ठीक है, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध वाला एरिया, यहाँ पे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। कम दैनिक यानी दिन में बदलने वाला, और पूरे वर्ष में जो बदलने वाला जो टेम्परेचर है, उसमें हमें ज्यादा कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि दिन में टेम्परेचर इतना नहीं बदलता है दिन भर में, और ना ही वर्ष भर में आप जो अगर एवरेज निकालते हो तो टेम्परेचर आपका लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर में कमी होता है, मतलब ताप में अंतर बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन आपको ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। जो कर्क रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा है, जो कि उष्ण कटिबंध में आ रहा है, ठीक है, जो कि उष्ण कटिबंध में आ रहा है, ये ज्यादा आपको ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो कर्क रेखा के उत्तर में है, जो कर्क, अब यहाँ पर ज्यादा गर्म का मतलब ये कंपैरेटिवली गर्म ही रहता है, यहाँ पे सर्दी बहुत ना के बराबर पड़ती है, ध्यान रखना। तो कर्क रेखा का जो उत्तर में है, कर्क रेखा का जो उत्तर में ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा तापांतर हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। और यहाँ की जो जलवायु है वो अधिक विषम होगी, यहाँ की जो जलवायु है वो अधिक विषम होने वाली है। ठीक है, मतलब समान जलवायु देखने को नहीं मिलेगी हमको, विषम जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ की जलवायु कुछ अलग देखने को मिलेगी, यहाँ की जलवायु कुछ अलग देखने को मिलेगी, यहाँ की जलवायु हमें थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, है ना। जो डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो हमने पीछे पढ़ा तापमान को लेकर, बारिश को लेकर, तो इसी वजह से है कि भाई कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा हिस्सा आ रहा है, उत्तर, और कर्क रेखा के उत्तर में जो हिस्सा आ रहा है वो किस जगह पर आ रहा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो दक्षिण वाला हिस्सा इधर आ रहा है। ये बिल्कुल कहाँ पर है, ये भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक है, भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक है। और भूमध्य रेखा पर आपको पता ही है सूरज की किरणें पड़ती है वहां पर, तो वो बहुत गर्म इलाका रहता है। जो आपको पता है भूमध्य रेखा वाला जो जगह है, यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, बहुत गर्मी रहती है। इस वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर यहाँ रहता है ना, जो सिनेरियो यहाँ पे रहता है, वही आपको भारत के दक्षिण वाले हिस्से में भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसके पास, जो भूमध्य रेखा है वहाँ का जो तापमान है वो अधिक रहता है, और बिल्कुल स्थिर रहता है, ज़्यादा बदलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको कैसे देखने को मिलेगा, स्थिर देखने को मिलेगा और अधिक देखने को मिलेगा। वही चीज़ जो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिल भी जाती है। तो ये एक पहला प्रभाव हो गया। उसके बाद हिमालय पर्वत। क्या है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, है ना। और ये जलवायु विभाजक का काम करता है, जलवायु विभाजक का काम करता है हिमालय पर्वत। यानी कि जलवायु विभाजक, समझ रहे हो, ये बीच में ऐसा खड़ा हो चुका है कि इसके जो उधर साइड है वहाँ की जलवायु अलग है, और जल हिमालय के जो इधर साइड है उसकी जलवायु अलग है, यानी कि जलवायु को इन्हें बांट दिया। ठीक है भाई। ऐसा क्यों है, देखो, इसका मेन कारण, इसको हम जलवायु विभाजक बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है, जो इंडिया कह लो, उसके उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जो कि बेसिकली कहाँ से आती है, साइबेरिया से आती है और मध्य एशिया से आती है। साइबेरिया कहाँ पर है, साइबेरिया रूस के अंदर है। कहाँ है, रूस के अंदर, रूस का हिस्सा है, और उत्तरी एशिया में आता है। ठीक है। तो साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसको रोकता है हिमालय। ठीक है। वहां से हवा आएगी उत्तर साइड से, तो ये जो है यहाँ पर एक बीच में दीवार दीवार बन के खड़ा रह जाता है, जिससे जो हवा है वो इस साइड आती ही नहीं है। वरना हिमालय में जितनी ठंड पड़ती है ना, है ना, अगर ये आ जाए, अगर हिमालय ना हो, अगर हिमालय ना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है पूरे नॉर्थ भारत में जो है यहाँ पर ठंड का कोहराम मचा देंगे, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। और जो हिमालय है ये मानसून पवनों को रोककर वर्षा भी करता है। ठीक है, इसकी बात अभी कर लेते हैं। देखो, तुमको पता है,
ठीक है। इंडिया का दक्षिण वाला हिस्सा मैंने लगभग बना दिया है। यहाँ पर आपका अरब सागर है, अरब सागर दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ से जो है ना हवाएं आती हैं, अभी आपको रफली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हवा आती है, यहाँ से हवा चलती है भाई, हवा चल रही है। तो आपको पता है कि भाई हमारा पूरा फैला हुआ हिमालय उत्तर पश्चिम से लेकर आपका उत्तर पूर्व तक फैला है। तो ये हवाएं तो जाएंगी, जैसे वो जो है साइबेरिया और मध्य एशिया से जो हवाओं को आने नहीं दे रहा है, वैसे ही जो हमारी ये मानसूनी हवाएं हैं, इसको हिमालय जो है रोक देता है, उधर जाने ही नहीं देता, उस साइड ये जाने ही नहीं देता है, इसको रोक लेता है। जैसे ये हवाएं, और इन हवाओं के अंदर क्या है, इन हवाओं के अंदर नमी है, इन हवाओं के अंदर नमी है। और ये हवाएं क्या करती है, हिमालय से टकराती हैं, ठीक है। और वहां पर क्या बारिश हो जाती है, क्यों? क्योंकि जैसे हवाएं जाती हैं, आसपास जितने भी कंकड़ वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करती है, और बहुत भारी हो जाती है हवा, और क्या बनाती है, बादल बना लेती है। और बादल जब किसी भी हार्ड चीज से टकराता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो जब ये हवाएं जो है क्लाउड बनने के बाद अगर जो है किसी भी हार्ड चीज से टकराती है, जैसे कि हिमालय से टकरा रही है, क्योंकि हिमालय आगे जाने देगा ही नहीं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाता है, और उपमहाद्वीप को ठंडी हवाओं से सुरक्षा देता है, जो कि साइबेरिया से आती है, मध्य एशिया से आ रही है ना। जो इंडिया है उसके ऊपर वाला हिस्सा मध्य एशिया में आता है, ध्यान रख रहे हैं। तो ठंडी हवाओं से सुरक्षा भी देता है, समझ रहे हो। अगला जो कारक है वो है जल और स्थल का वितरण। क्या जल और स्थल का वितरण? तो भारत के दक्षिण में 3 और समुद्र है ना। भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, उसका 3 और समुद्र है। यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। तो ये बोला गया है कि दक्षिण में 3 और समुद्र है और उत्तर में हिमालय, हमें पता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पीछे बताया कि जल है ना, जो पानी है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। लेकिन जो भूमि है ना, भूमि, ठीक है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग मौसमों में वायु दाब बदलता है और मानसूनी पवनों की दिशा बदलती है, क्योंकि दिशा क्या रहेगी पवनों की, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जो है हवाएं चलने वाली है। जो जितना ज्यादा ठंडा वहां पर उतना ही ज्यादा प्रेशर, यानी उच्च प्रेशर रहेगा, और जहां पर जितना गर्म वहां पे उतना ही निम्न प्रेशर बनेगा, निम्न दाब क्रिएट होगा। अब देखो भाई, जो जल है वो देर से गर्म हो रहा है। अगर मान लो जो पानी है वो ठंडा हो रहा है, ठंडा है ना, तो ठंडा ही बहुत देर में हुआ है, ध्यान रखना। अब जो इसको गर्म होने में जो टाइम लगेगा ना, मान लो यहाँ पे ये क्या है, पानी है ना, और यहाँ पर ये प्रॉपर जमीन है, ये क्या है, प्रॉपर जमीन है, समझ आ रहा है। तो ये ठंडा है, ये क्या है, ठंडा है, इसको ही मान लो ये ठंडा है ना। ये क्या है, रात का टाइम है, मान लो आप, ठीक है। तो जैसे जैसे दिन होगा ना, धूप निकलेगी, तो ये तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ये तो बहुत जल्दी जल्दी जो है आपका जमीन है बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगी। लेकिन जो ये समुद्र वाले पानी वाला जो हिस्सा है ना, ये दिन निकलने के बाद भी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, ये ठंडी और सॉरी गर्म होती रहेगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है ये गर्म होती रहेगी, धीरे धीरे गर्म होएगी। तो कंपैरेटिवली देखो तो ज्यादा गर्म है, ये कम ठंड, ये ठंडा ज्यादा है इसके मुकाबले। तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, यानी उच्च दाब रहेगा, और यहाँ पे निम्न दाब रहेगा, क्योंकि गर्म ज्यादा हो गया ये। तो हवा जो है यहाँ से यूं चलेगी, मतलब हवा जो है समुद्र वाले एरिया से, पानी वाले एरिया से वो स्थल वाले यानी जमीन वाले एरिया के पास तक जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जल और स्थल का वितरण भी जो जलवायु को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। जहाँ पे स्थल कहाँ पर है, जल कहाँ पर है, कैसा गर्म है ठंडा है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अलग अलग जो है वायुदाब बनता है, समझ आ रहा है। आगे चलो, उसके बाद है समुद्र से दूरी। क्या? समुद्र से दूरी। तो आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, है ना, तो ये समुद्र के कितने पास वाले एरिया जितने हैं, ये सब समुद्र के पास हैं। लेकिन ये बेचारे समुद्र से बहुत दूर हैं, ये सब जो है समुद्र से बहुत दूर हैं ये, है नहीं है भाई, है समुद्र से दूर। तो यही जो है यहाँ पर आपको जलवायु में फर्क दे देंगे, ठीक है। तो तटीय क्षेत्रों में क्या होता है ना, समकारी जलवायु रहती है। क्या रहती है? तटीय क्षेत्रों में समकारी जलवायु होती है, तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हवाएं हैं वो चलती और आती रहती है, यहाँ से जो हवाएं चलती और आती रहती है, जिनको हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी बोलते हैं,
ठीक है, लैंड ब्रीज, इसको बोलते हैं हम स्थल समीर हिंदी में, ठीक है, और समुद्र समीर इंग्लिश में सी ब्रीज, ठीक है। तो तट वाला इलाका, तट के पास हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हवाएं हैं समुद्र समीर और स्थल समीर जो है यहाँ पे चलती रहती हैं। जैसे कि स्थल समीर क्या है, जो कि स्थल से समुद्र की तरफ चल रही हैं, और समुद्र समीर क्या है, जो कि पानी से स्थल की तरफ चल रही है। और ये चैप्टर आप ये जो इसके बारे में ना, आप इस लैंड ब्रिज सी ब्रिज के बारे में आप फर्स्ट बुक में पढ़ोगे, चैप्टर 10 के अंदर, ठीक है। तो वहां पे डिस्कस हम करने वाले, टेंशन मत लो। तो कहने का मतलब जो तट वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिलता है, समकारी प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब कि तापमान में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर उत्तर भारत में बहुत ठंड भी बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर इतनी ठंड हमें देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ का थोड़ा गर्म ही माहौल होगा, सुहावना मौसम होगा, ध्यान रखना है। समुद्र से दूर जो अंदरूनी क्षेत्र है ना, वहाँ पर जलवायु बहुत विषम रहेगी, मतलब जलवायु बहुत बदलती रहती है, और तापमान और मौसम में तेज अंतर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है। समुद्र क्या करता है, गर्मी को सोखने का काम करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसलिए कम थोड़ी गर्मी देखने को मिलती है, मतलब कंपैरेटिवली जो है यहाँ पर अच्छा मौसम रहेगा, ठंड रहेगी, और गर्मी तो खैर रहेगी रहेगी यहाँ पर, ध्यान रखना। और मौसम में तेज अंतर देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई और जो कोंकण वाला इलाका है ना, कोंकण आपका कहाँ पर है, गोवा में है, और मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। तो मुंबई और कोंकण वाला इलाका है, यहाँ पे तापमान स्थिर रहेगा। लेकिन आपका दिल्ली कानपुर अमृतसर वाला जो जगह है, यानी ये, यहाँ पर आपको तेज मौसमी परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। तो ये भी क्या होता है, समुद्र से दूरी जो है, कि भाई किसी कोई राज्य है उसकी समुद्र तट से कितनी दूरी है, ये भी डिसाइड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। आगे चले, समुद्र तल से ऊंचाई, क्या, समुद्र तल से ऊंचाई। तो आपको पता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाओगे आपका तापमान कम होता हो जाएगा, है ना। और जैसे, और पहाड़ों पे क्या होती है, हवा बहुत विरल होती है, हवा क्या होती है, बहुत विरल होती है, यानी बहुत पतली होती है, ठीक है। और विरल समझ रहे हो, मतलब ज्यादा तेज घनी हवा नहीं चलेगी, बहुत हल्की हल्की हवा चलेगी, या आप यूं कह लो, हल्की हल्की हवा, इसी को बोल रहे हैं विरल हवाएं, ठीक है ना। इसलिए जो है वो नीचे के मैदानों से ठंडे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप ऊंचाई पर जा रहे हो तो तापमान गिरेगा ही गिरेगा, तापमान गिरेगा ही गिरेगा। तभी क्या होता है, पहाड़ों पर आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है कंपैरेटिवली जो मैदान वाले इलाके हैं, ठीक है। जो मैदान वाले इलाके हैं वहाँ पर आपको क्या है, कंपैरेटिवली थोड़ी यहाँ पर सर्दी ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पर थोड़ी कम सर्दी रहेगी, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपको जो पहाड़ है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ का तापमान कंपैरेटिवली कम होगा नीचे से, समझ रहे हो। जैसे कि आगरा और दार्जिलिंग है, दोनों एक ही अक्षांश पर है, दोनों एक ही अक्षांश पर है, आगरा और दार्जिलिंग। पर जनवरी में आगरा का तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग ऊंचाई पर है, मतलब दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। तो आगरा और दार्जिलिंग 16 डिग्री है, यहाँ पर 4 डिग्री। तो ये क्या है भाई, कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है जगह की, समुद्र तल से, है ना। समुद्र तल मान लो ये पानी है ना, पानी के नीचे भी कोई तल होगा, तो इसके नीचे से कितनी ऊंचाई है किसी चीज की, तो वो डिसाइड भी करते हैं कि वहाँ का तापमान कैसा रहेगा। उसके बाद है उच्चावच, क्या, उच्चावच, यहाँ पे थोड़ा ढंग से समझना, आगे भी मदद मिलेगी, ठीक है, इस टॉपिक से। जो भौतिक संरचना, उच्चावच मतलब क्या, भौतिक संरचना, मतलब पहाड़ पठार पर्वत ये सब उच्चावच में आ जाता है। तो भौतिक संरचना जो होती है ना, वो तापमान, पवन की दिशा, उसकी स्पीड और वर्षा को प्रभावित करती है, सीधी सी बात है ना भाई। आपको पता है बारिश, हवाएं आ रही है, मानसूनी हवाएं समुद्र से नमी लेके, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर जो हिमालय है, एक पर्वत है ना, उसको क्या करेगी, वो रोक देगी। जो पर्वत पहाड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उस हवा को रोक देते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं, जिस वजह से वहां पर बारिश हो जाती है, इस वजह से वहां पर बारिश हो जाती है। तो भौतिक संरचना जो है, तापमान हो गया, पवन की दिशा हो गई, है ना, प्रभावित कर दिया ना पवन की दिशा को, आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं, उसकी गति को रुकावट डाल देते, उसकी गति कम कर देते हैं, और वर्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना आपको दो चीज याद रखनी है, क्या, पवनाभिमुख ढाल और पवन
विमुख ढाल, भिमुख और विमुख ढाल इंग्लिश में बोलते हैं। जबकि पवन भिमुख ढाल है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, और जो पवन अभिमुख ढाल है उसको हम लीवर्ड स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो आपका जो विंडवर्ड स्लोप है ना, जो पवनाभिमुख ढाल है, यहाँ पर आपको ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो वही बोला गया जैसा उच्च उच्च वहां पे जलवायु भी हमें वैसे देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, आपका विंडवर्ड वाले साइड यानी पवनाभिमुख वाली साइड है, यहाँ पर ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो विमुख वाला एरिया यानी जो लीवर्ड स्लोप है, यहाँ पर आपको जो है कम बारिश देखने को मिलेगी। इसको हम रेन शेडो जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रेन शेडो जोन ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती, अब सुनो ध्यान से। हवा आई भाई, हवा आई, नमी लेके आई अपने साथ, धीरे धीरे जो है यहाँ पर चढ़ती गई। ठीक है, मैं आपको मानसूनी जलवायु के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ से हवा आई, नमी खूब है, वो जैसे जैसे इस पहाड़ों पर चढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस पहाड़ों पर चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है उसका जो घनत्व है ना, उसका हवा का बढ़ते जाएगा, और उससे क्लाउड बनेगा, है ना। और क्लाउड से यहाँ पर जो है बारिश यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, बारिश हो जाएगी। तो बारिश तो इसी विंडवर्ड साइड पे हो रही है ना, पवना विमुख ढाल पर हो रही है। लेकिन इधर कब होगा, इधर बारिश नहीं हो रही ना, बारिश केवल इस साइड हो रही है। तो उस पर्वत का, उस पहाड़ का जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या बन गया अपना पवन विमुख ढाल हो गया। यहाँ पर कम वर्षा या ना के बराबर वर्षा होती है। अगर ये क्लाउड यहाँ पर आएगा तब जाके यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वर्षा में देखने को मिल सकती है, अदरवाइज नहीं होगी यहाँ पे वर्षा। समझ आ रहा है? ये ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट और जो असम है, यहाँ पर जून जुलाई में काफी वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी घाट के जो पीछे का दक्षिण पठार है, वहां पर कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। यहाँ अब ये पश्चिमी घाट है, इस साइड तो काफी वर्षा होगी, इस साइड तो काफी वर्षा होगी, लेकिन इसके पीछे का जो हिस्सा होगा ना, यहाँ पर इसके पीछे का जो हिस्सा होगा, यहाँ पर बहुत कम वर्षा हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें बहुत कम वर्षा देखने को मिलेगी। इस साइड तो हमें काफी वर्षा देखने को मिलने वाली है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अब आगे हम बात करते हैं मानसून, भारतीय मानसून की प्रकृति। कि जो भारतीय मानसून है इसका नेचर कैसा है। देखो, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों से को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशिष्ट पक्ष इस प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि मैं बात करूँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है पूरा, इंडिया दक्षिण पूर्व में आता है, यानी दक्षिण हिस्से में भी आता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो वर्षा का कारण है ना, कि भाई बारिश यहाँ पर होती ही क्यों है, अगर हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, उसकी स्टडी कर लेते हैं, तो मानसून के कारण को समझ लेंगे हम, कि भाई मानसून है क्या चीज, ये हम समझ लेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हम दो पक्ष पढ़ते हैं। क्या? मानसून का आगमन और उसका स्थल की ओर बढ़ना। मानसून आया और स्थल की ओर बढ़ रहा है, उसका उसके बाद मानसून विच्छेद। तो ये दो पक्ष हमको पढ़ने हैं, आपको समझ भी आ जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं मानसून का आरंभ। ठीक है, मानसून का आरंभ यानी आगमन और उसका स्थल की ओर बढ़ना। तो मानसून का आरंभ हम पढ़ते हैं। देखो, स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान के कारण, है ना। मानसून आ कैसे रहा है, मानसून आ कैसे रहा है, क्योंकि स्थल और समुद्र का तापमान कैसा है, अलग अलग है, विभेदी तापमान है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि मानसून आ रहा है। अगर दोनों ही जगह तापमान सेम रहे, समुद्र का भी और स्थल का भी, तो वही मानसून आएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो होता क्या, अप्रैल मई का टाइम होता है, जो सूरज होता है वो कर्क रेखा के पास सीधा चमकता है। क्या बोला मैंने? कर्क रेखा के पास सीधा चमकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ये आपका मान लो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर। तो आपको जो क्या कहते हैं भाई, सूरज की किरणें वो डायरेक्ट चमकती है यहाँ पर। सूरज की जो किरणें वो डायरेक्ट चमकती है, यहाँ पर भी चमकती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाती है, यहाँ पर डायरेक्ट जाती है। ठीक है, इस वाले एरिया में ये क्या है, सूरज की किरणें हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट जा रही है, सूरज की किरणें जो यहाँ पर डायरेक्ट जा रही है। अब बता दिया भाई, देखो सूरज की किरण डायरेक्ट जा रही, कर्क रेखा के पास जा रही है ना।
तो कर्क रेखा के पास अगर डायरेक्ट जा रही है तो वहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, निम्न दाब बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब गर्मी क्रिएट हो गई ना, और गर्म की वजह से जो है वो हवा ऊपर उठ जाती है। हवा जो है गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती है, और हवा ऊपर उठ गई तो वहां पर क्या बनेगा, निम्न दाब बनेगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर ही नहीं है हवाओं का, क्योंकि हवा तो ऊपर उड़ ली भाई, उड़ गई वो हवा, क्योंकि गर्म हो गई थी ना। तो हवा गर्म होती है तो ऊपर ऊपर उड़ जाती है, ठंडी होती है तो वो नीचे बैठी ही रहती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपको ध्यान रखना है। तो बस ये समझ गए तो आगे भी समझ आ जाएगा। तो अप्रैल मई में जो होता है सूर्य की जो सूर्य जो है कर्क रेखा के पास डायरेक्ट सीधा चमकता है। ठीक है। और भारत का बहुत बड़ा भाग जो है इसी वजह से बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, क्योंकि कर्क रेखा बीच से गुजरती है ना भाई। तो कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है, यानी कि भारत के अंदर इम्पैक्ट आएगा, तो भारत के अंदर भी जो भूखंड है बहुत तेजी से गर्म होगा। इस वजह से क्या होता है, जो आपका उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर जोन, एक निम्न दाब क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और आपको पता है समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इस वजह से जो है भूमि और समुद्र में दाब का अंतर आ जाता है ना। क्योंकि जब यहाँ पर निम्न दाब बन रहा होगा, है ना, जब कर्क रेखा पर डायरेक्ट जो है यहाँ पर रे पड़ रही होगी, किरण पड़ रही होगी सूरज की, तो स्थल तो जल्दी गर्म हो गया, इसलिए वहां पर क्या बन गया, निम्न दाब बन गया। क्या बन गया, निम्न दाब बन गया। लेकिन जो समुद्र है, जो समुद्र है यहाँ पर वो अभी भी क्या है, ठंडा है। यहाँ ऐसी बात नहीं यहाँ पर धूप की किरणों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। यहाँ पर भी सूरज की किरणें पड़ रही है, यहाँ पर भी जो फर्क दे रहा है सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं यहाँ पर, लेकिन हो क्या रहा है, सूरज की किरणें तो आ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे गर्म होगा। क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन जो स्थल है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा, और गर्म होते ही यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर उठ जाएंगी, यानी यहाँ पर निम्न दाब बन जाएगा, और ये ठंडा ही है कंपैरेटिवली। ये बात नहीं कि ठंडा ही होगा, बिल्कुल गर्म होगा, बट कंपैरेटिवली जो है इससे कम ही गर्म होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन बनने वाला है। हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवा डायरेक्ट जो है स्थल की ओर चलने वाली है, हवा जो डायरेक्ट स्थल की ओर चलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि भाई दाब का अंतर देखने को मिल रहा है स्थल और समुद्र के बीच में। और ये क्या होता है, ये जो निम्न दाब बना है, अपना जो उत्तर पश्चिम वाला भारत है पूरा, यहाँ पर जो हमें लो प्रेशर निम्न दाब देखने को मिला है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो दक्षिण पूर्वी पवने हैं उनको ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है, दक्षिण पूर्वी पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भाई करेगा ना आकर्षित, ध्यान रखना है। जो भूमध्य रेखा पार करके भारत की ओर मुड़ जाती है, फिर बाद में इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग जब होती है, जो हवा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो भारत में एंटर कर रही है, भारत के अंदर जो हवा आ रही है, क्योंकि निम्न क्षेत्र निम्न दाब बन गया है, तो दक्षिण पूर्वी पवनों को आकर्षित करता है ये निम्न दाब का क्षेत्र। जो कि जैसे ही इक्वेटर को पार करती है, भूमध्य रेखा को पार करती है, उसके बाद उसकी दिशा बदल जाती है, इसलिए फिर उसको हम दक्षिण पूर्वी पवनों को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी पवने बोलते हैं, जिसको आप दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि यही दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, जो पवने हैं, ये बारिश लाती है इंडिया के अंदर। समझ रहे हो, ध्यान रखना। अभी आएंगे इस पे भी, जो ये इमेजेस पे भी आएंगे, अभी टेंशन मत लो। अब गर्मियों में क्या होता है कि जो आई टी सी जेड है, क्या, जो आई टी सी जेड है वो उत्तर की ओर खिसकने लग जाता है ना। आप सोच रहे होगे यार ये आई टी सी जेड क्या है, समझ ही नहीं आ रहा हमें आई टी सी जेड होता क्या है। अभी समझाते हैं, पीछे चलते हैं। देखो, इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, जो आई टी सी जेड होता है, ठीक है, आई टी सी जेड की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बुक लेके बैठना अपने साथ, ठीक है, इस टॉपिक में मिल जाएगा आपको आई टी सी जेड। हिंदी में बोलते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं सही हूँ ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी में तो ये, इंग्लिश में तो ये बोलते हैं, और हिंदी में मैंने बताया वैसे वही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई टी सी जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका नाम भाई कैसे पड़ा देख लो आप। ठीक है, आपको पता है बीच में क्या है, बीच में क्या है, आपका इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री पे क्या है आपका यहाँ पर इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। ये पूरा आपका जो हिस्सा है, क्या, आपका पूरा यानी कि जो कर्क रेखा है, पैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये, ठीक है, ये क्या आपका कर्क रेखा है ना, और ये आपकी मकर रेखा, ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक वाली जो जगह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं भाई? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रॉपिकल जोन हम बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। ध्यान रखना, उष्णकटिबंध ही बोलते हैं। समझ आ गया? तो हो क्या रहा है? अब आईटीसीजेड है क्या? आईटीसीजेड है क्या? एक निम्न दाब का क्षेत्र है। क्या है ये? निम्न दाब का क्षेत्र, यानी कि लो प्रेशर, लो प्रेशर जोन। समझ आ रहा है? जो ये हम जो बोल रहे हैं आईटीसीजेड, ये एक ऐसी जगह है ना, जो कि हमें भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलती है। ये ऐसा क्षेत्र है, यही कह लीजिए ये ऐसा जोन है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलता है, जो कि एक निम्न दाब क्षेत्र है। क्यों निम्न दाब क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री पे बहुत गर्मी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सूरज की किरण यहाँ पर पड़ती है डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या बनता है भाई? यहाँ पर गर्मी होगी तो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो ये क्या है? ये आपका आईटीसीजेड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहाँ पर क्या बन गया है? निम्न दाब बन गया। क्या बन गया है? निम्न दाब बन गया है। तो होगा क्या? ऊपर साइड से जहां पर क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है, अब 0 डिग्री पर तो क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया, निम्न दाब बन गया, जिसको हम आईटीसीजेड बोल रहे हैं, जो कि कहाँ है? अपना दोनों ही ट्रॉपिकल के बीच में है। समझ रहे हो ना? 0 डिग्री के पास है, यानी कि ये भी ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल है, यानी उष्णकटिबंध, तो उसके बीच में है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटर ट्रॉपिकल। ये समझ आया? अब यहाँ से जो ऊपर से भी हवा चलेगी और नीचे से भी जो हवा है, वो पवने हैं जो इसके पास आएंगी इस गैप को फिल करने के लिए। यहाँ पर जो निम्न दाब बना है, जो हवा ऊपर उठ गई है, अब यहाँ पर जो हवा की जगह जो कम हो चुकी है, जो लो प्रेशर बना है, इसको फिल करने के लिए जो हवा है, जो पवने हैं, वो नीचे से भी आएंगी और उत्तर साइड से भी आएंगी। समझ रहे हो? इसको फिल करने के लिए तो यहाँ पर क्या हो रही है? उत्तर से आने वाली हवा है, ठीक है, और दक्षिण से आने वाली हवा है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में कैसे बोल रहा हूँ? इस आईटीसीजेड के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्लोब के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ये दक्षिण से आने वाली, उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं, जो पवने हैं, वो यहाँ पर आके क्या हो रही है? मिल जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही है। क्या हो जा रही है? मिल जा रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कन्वर्जेंस। ठीक है, अभिसरण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ जो कि क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के पास हमें देखने को मिलता है ना? तो यही बोला है यहाँ पर। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ये बोला है गर्मियों में जो आईटीसीजेड होता है, ये उत्तर की ओर खिसक जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपना इंडिया नहीं है ना, इंडिया तो अपना इस साइड है, इंडिया तो अपना इस साइड है। ध्यान रखना है, दक्षिण वाला हिस्सा भूमध्य रेखा के पास आता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, जैसे ही गर्मी आती है, जो सूरज की किरणें हैं, वो कर्क रेखा के पास चमकती है। आपको पता है, जैसे ही गर्मी आती है, तो मई जून का जो महीना होता है, अप्रैल मई का, वहां पर जो कर्क रेखा पर डायरेक्ट जो है सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिस वजह से जो होता है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर जो निम्न दाब बना है पूरा इस एरिया में, ये उत्तर की ओर खिसक जाता है। उत्तर की ओर खिसकने का मतलब है कि जो निम्न दाब वाला क्षेत्र, इसको हम कह रहे हैं आईटीसीजेड, ये अब उत्तर की तरफ चल जाएगा। मतलब कि जहाँ कर्क रेखा है, उसके आसपास जो एरिया है, वहां पर पूरा लो प्रेशर बनेगा, निम्न दाब बन जाएगा, क्योंकि सूरज की किरण डायरेक्ट अब वहां पर पड़ रही है। और ये पीछे मैं बता के आया हूँ आपको कि कर्क रेखा के पास क्या पड़ रही है? डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही है, तो वहां पर लो प्रेशर बनेगा। तो इस वजह से, तो ये क्योंकि है ये कोई ऐसी जगह नहीं है ये जो आप कह नहीं सकते कि बदलेगी नहीं। ये एक लो प्रेशर एरिया है, निम्न दाब का क्षेत्र है, जो कि उत्तर की साइड खिसक जाता है, क्योंकि अब वहां पर लो प्रेशर बन रहा है, निम्न दाब बन रहा है, तो ये उत्तर की ओर खिसक जाता है। अब यहाँ पर खिसक रहा है, तो यहाँ पर निम्न दाब बनेगा, तो जितनी भी हवाएं हैं, जितनी पवने हैं, वो डायरेक्ट उधर ही साइड जाएगी जहां पर ये आईटीसीजेड खिसक जा रहा है। कब ये उत्तर की साइड खिसकता है, तो कब ये दक्षिण की साइड ये खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि किस प्रकार सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो बदलाव होता है आईटीसीजेड में, ये मानसून को जो है भारत की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये उत्तर में खिसक गया है ना, अब भारत के पास आ चुका है, तो वहाँ पे निम्न दाब बन गया, तो वहां से जो है मानसून आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना जेट धाराएं समझो। क्या? जेट धाराएं, जेट धाराएं क्या होती हैं? तेज चलने वाली। ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं, तेज चलने वाली वायु धाराएं, तेज चलने वाली
वायु धाराएं, समझ रहे हो, जो कि बहुत प्रभाव डालती है अपना। तो जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, जो पश्चिम साइड से जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, वो थोड़ी उत्तर की साइड खिसक जाती हैं, है ना। जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं वो क्या चल जाती है, थोड़ी उत्तर की साइड खिसक जा रही हैं। इसके बाद होता क्या है कि 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट धारा विकसित होती हैं। और यही पूर्वी जेट धाराएं जो हैं, ये भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। मानसून तो आ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जो पूर्वी जेट धारा है जो कि 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बन रही है, जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बन रही है, भारत में आती है और मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। प्रस्फोट का मतलब यहाँ पर, मानसून के प्रस्फोट का मतलब है, मानसून तो है ही हावी हो रहा था, ये भी आ जाती है जिस वजह से क्या होता है, तेज बारिश, तेज बारिश, गर्जन, है ना। देखा ना आपने, बादल गरजते हैं तो ये सब हमें देखने को मिल जाता है। अब जो है भारत में जो है मानसून का प्रवेश कब होता है, ये बता चुका हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी ये आगे जब एक टॉपिक आएगा अपना दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब सेपरेटली, तो वहां पर आपको भाई कैसे दक्षिण पूर्वी हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, वो कैसे भूमध्य रेखा को पार करते हैं तो उनकी दिशा बदल जाती है, तो ये सब आगे है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो भारत में मानसून का प्रवेश कैसे हो रहा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपको पता है भारत में आता है, वो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम का बनता है, भूमध्य रेखा को पार करता है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो इंडिया के अंदर आता है, क्योंकि उत्तर में यहाँ पर जो पूरा है, यहाँ पर जो है पूरा क्या बन गया है, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो 1 जून को केरल तट पर पहुंचता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये जो है 1 जून को केरल के तट पर पहुंच जाता है। और पहले कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना। ये क्या है, केरल का तट है, तो यहाँ पर 1 जून को क्या है, 1 जून को क्या है यहाँ पर, 1 जून को यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाता है। और उसके बाद 10 से 13 जून तक ये मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाता है ना। 10 से 13 जून मुंबई और कोलकाता तक पहुंच जाता है। और मध्य जुलाई तक पूरा भारत जो है मानसून के प्रभाव में आ जाता है। जैसे पूरा मध्य जुलाई आएगा, पूरा भारत जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, लगभग पूरा भारत मानसून के प्रभाव में आ जाएगा। और इस टाइम पे काफी बारिश हो रही होगी। आप अलग अलग जगह से खबर सुन रहे होगे, यार यहाँ पर बाढ़ आ गई है ना, यहाँ पर इतनी बारिश हो गई, फसलें खराब हो गई, 70 चीजें, समझ रहे हो। अब हम पढ़ते हैं मानसून विच्छेद के बारे में। क्या मानसून विच्छेद क्या होता है, मानसून हमने देखा, ये विच्छेद क्या है, ध्यान से समझना। तो मानसून के दौरान क्या होती है, बारिश होती है, आपको पता है। जैसे ही मानसून आएगा बारिश होगी, क्यों होगी भाई, क्योंकि जो पवनें हैं वो जो स्थल की ओर आ रही है, भारत की ओर आ रही है, वो समुद्र से नमी लेके आ रही है अपने साथ, है ना। तो मानसून आते तो बारिश आते, हमें पता है। तो मानसून वाले सीजन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों बारिश के बाद जो है, क्योंकि कुछ दिन बारिश होएगी, तो कुछ दिन बारिश के बाद कई दिन या सप्ताह तक बारिश होती ही नहीं है, बंद हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेद बोलते हैं। तो कुछ समय तक बारिश होने के बाद मानसून के समय में ही बारिश रुक जाए, बारिश ना आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं। तो अब जो ये मानसून विच्छेद हमें देखने को मिल रहा है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। अब जो ये मानसून विच्छेद हमें देखने को मिल रहा है, ये जो मानसून विच्छेद हमें देखने को मिल रहा है, इसके भी क्या है, बहुत रीजंस हैं। जैसे कि उत्तरी भारत में अगर हमें मानसून विच्छेद देखने को मिलता है, अगर हमें उत्तरी भारत में मानसून विच्छेद देखने को मिलता है, तो ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम बनने पर, ठीक है, और ITCZ की स्थिति बदलने पर होता है ना। कि भाई क्या हो गया, उत्तरी भारत में मान लो, क्योंकि मेन कारण तो ITCZ है ना, वहां पर लो प्रेशर एरिया बन गया, क्योंकि लो प्रेशर पूरी एरिया बन गया, तो वो ITCZ की वजह से बना है ना। तो अगर ITCZ की स्थिति बदल जा रही है, मान लो उत्तरी भारत में अगर वो नीचे की साइड आ गया, तो वहाँ उत्तरी भारत में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगी, बारिश देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर उत्तर भारत से, क्योंकि जो ITCZ उत्तर की ओर खिसका था, है ना, वो थोड़ा नॉर्थ की साइड चले गया था, जो कि इंडिया के नॉर्थ में आएगा ही आएगा। अगर उसकी स्थिति बदल जा रही तो वहां पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र खिसक गया है। अब निम्न दाब का क्षेत्र खिसक गया तो वहां पर हवा आएगी, वहां पर अपने आएंगी नहीं, आकर्षित होंगी ही नहीं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम बन रहे हैं, तो भी जो है
हमें विच्छेद देखने को मिलता है। ठीक है, चक्रवात यानी कि साइक्लोन, जो कि उष्ण कटिबंध वाले एरिया में बनते हैं, अगर वो भी नहीं बन रहे हैं और आईटीसीजेड ने अपनी जगह बदल ली है, तो भी जो हमें विच्छेद देखने को मिल जाता है। पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर क्या है भाई, पता ना पश्चिमी तट भाई, ये वाला पश्चिमी तट, ठीक है। तो जब आर्द्र पवनें जो हैं समुद्र तट के समानांतर दिशा में बहने लगती है, तब बारिश नहीं होती है ना, बारिश रुकना ही विच्छेद है ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जो पवनें हैं, आर्द्र पवनें समझ रहे हो, आर्द्र पवनें का मतलब, आर्द्र पवनें का मतलब यहाँ पर क्या है, हवा में नमी, हवा में नमी होना, ठीक है। तो जब हवाएं जो है समानांतर चलने लग जाए, हवा जो है वो समानांतर चलने लग जाए, ठीक है, समानांतर चलने लग जाए, समानांतर मतलब इसके बिल्कुल समानांतर पैरेलल चलने लग जाए, यानी कि इस पे टकराए ना, समानांतर चलने लग जाए, पैरेलली चलने लग जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई बारिश होने के लिए यहाँ पे हवा का पहुंचना, यानी कि हवा कह लो, पवन का पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ऐसे राजस्थान में आ जाओ, आपको मैंने बताया था कि भाई जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, वैसे वैसे आपका तापमान कम होगा, वैसे आपका तापमान कम होगा, ये आपको पता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तापमान कम होगा। लेकिन मान लो अगर ऊंचाई पर जाते जाते आपका तापमान घटने की बजाय बढ़ रहा है, अगर आप मान लो कि ऊंचाई पर जाते जाते आपका तापमान घटने की बजाय बढ़ रहा है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं तापमान की विलोमता। क्या बोलते हैं, तापमान की विलोमता बोलते हैं। तापमान बढ़ता है अगर ऊंचाई बढ़ते बढ़ते, तो उसको बोलते हैं तापमान की विलोमता। समझ रहे हो। तो ये होता है जब निचले वायुमंडल में, क्या, निचले वायुमंडल में तापमान की विलोमता हो, तो आर्द्र पवनें ऊपर उठ ही नहीं पाती हैं, आर्द्र पवनें ऊपर उठ ही नहीं पाती है ना। आप तापमान की विलोमता का मतलब समझ रहे हो ना, क्या भाई नीचे ज्यादा ठंड है, नीचे में ज्यादा ठंड, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म महसूस होगा, है ना, यानी तापमान बढ़ रहा है। और भाई आपको पता होना चाहिए, हवा का ऊपर उठेगा, हवा ऊपर उठेंगी, है ना, तभी तो बारिश होगी, तभी तो क्लाउड बनेगा। जब हवा ऊपर उठेगी ही नहीं, तो बारिश होगी कैसे, क्योंकि क्योंकि तापमान की विलोमता हमको देखने को मिल रही है। ऊपर जाओगे तो गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, और नीचे तापमान आपका ठंडा रहेगा, और तापमान ठंडा रहेगा तो हवा नीचे ही बैठी रहेगी, हवा ऊपर उठेगी नहीं, क्योंकि हवा को ऊपर उठने के लिए गर्म होना बहुत जरूरी है हवा का, ठीक है। तो आर्द्र पवनें ऊपर उठती नहीं है, और इसकी वजह से वर्षा होती भी नहीं है। अब अगले टॉपिक पर आ जाओ, मानसून का निवर्तन। क्या, आ, मानसून का निवर्तन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखो, निवर्तन मतलब है मानसून का लौटना, निवर्तन का मतलब है मानसून का लौटना। तो जब मानसून जो है भारत से पीछे हटने लग जाता है, तो इसे मानसून का निवर्तन बोला जाता है। सितंबर की शुरुआत से जो है उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है सितंबर अक्टूबर आता है, आपको पता है बारिश धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कई बार सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल जाती है, तो सितंबर से अक्टूबर हो सकता है ना, एक महीना कम हो सकता है। तो वो मैटर नहीं करता, बस हाँ, मेजोरिटी जो देखी जाती है वो इसी सितंबर में ही देखी जाती है। तो सितंबर की शुरुआत से जो है ना उत्तर पश्चिम भारत में मानसून हटना शुरू हो जाता है, और मध्य अक्टूबर तक जो मानसून है वो दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे देश से हट जाता है ना, केवल दक्षिण भारत बचता है। और लौटते हुई मानसून हवाएं जो है ना बंगाल की खाड़ी से, देखो, आया हुआ मानसून उत्तरी भारत में दबा के बारिश करता है, जब दक्षिण भारत में बहुत ना के बराबर वर्षा होती है ना, तटीय एरिया पे हो जाएगी, केरल वगैरह वाले पे ज्यादा नहीं होगी। तो जब मानसून लौटती है, भाई मानसून लौटेगी भी तो, है ना, लौटता हुआ मानसून देखा है क्या आपने, ये है आता हुआ मानसून, देख रहे हो, ये हवा सब आ रही हैं, ये सब हवाएं आ रही हैं, पवनें आ रही हैं, ये सब क्या है, आता हुआ मानसून है। लौटता हुआ मानसून देखा है आपने, ये क्या है, लौटता हुआ मानसून है, ये क्या है, लौटता हुआ मानसून है, लौटता हुआ मानसून है। अब आपने सोचा कभी कि भाई ये जो हवा अभी इधर से इधर चल रही थी, अब इधर ये स्थल से समुद्र की ओर क्यों चल रही है, स्थल से समुद्र की ओर क्यों चल रही है, इसका भी रीजन है ना, कि जैसे ही गर्मी थी, जब गर्मी थी ना जब, तो स्थल भैया जी हमारे जो हैं ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी समुद्रनी जी कह लो आप, जो समुद्र है, ये क्या है, बहुत ये बेचारी ठंडी थी,
क्योंकि धीरे धीरे गर्म होएगी ना, ये अपना इनका एक खासियत है। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, जैसे ही सर्दी आती है, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, तो स्थल भैया जी जो है वो जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी ये समुद्र है, जो ये समुद्र है, ये क्या होगा आपका, ये अभी भी गर्म होगा। अब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है ना। पूरी गर्मी जब थी, तो जब ये थोड़ा थोड़ा ठंडा था, मतलब गर्म हो रहा था लेकिन धीरे धीरे। लेकिन जब गर्मी थी तो स्थल जल्दी गर्म हो गया, तो इसलिए हमें निम्न दाब बना था। लेकिन जैसे ठंड आई, तो ये जल्दी ठंडा भी हो गया आपका स्थल वाला भाग, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और जब पूरी गर्मी क्या होगा, धीरे धीरे कर करके जो समुद्र है ये गर्म हो जाता है। जैसे जैसे सर्दी आती है, तो जब सर्दी आती है, तो जितनी गर्मी वो बेचारा समुद्र जो है ग्रहण कर रहा था गर्मी के टाइम पे, वो अब आके जो सर्दी के टाइम पे क्या हो जाता है, समुद्र गर्म हो जाता है इसके मुकाबले। तो इस वजह से जो हवा है वो यहाँ पे चल रही है। समझ आ रहा है, ये ध्यान आपको रखना है। तो जब लौटती है मानसूनी हवाएं, तो बंगाल की खाड़ी से वो नमी ले लेती है और उत्तर पूर्वी मानसून बनाती है, ठीक है ना। तो देख लो आप, यहाँ से हवा आ रही है, तो देखो यहाँ से हवा आ रही तो कुछ बारिश नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन जब ये वाली मानसून है ना, तो जैसे ही यहाँ से निकलते तो बंगाल की खाड़ी से क्या ले लेती है, ये नमी ले लेती है। बंगाल की खाड़ी से ये नमी ले लेती है और क्या बनाती है, उत्तर पूर्वी मानसून ये बनाती है। और जैसे ही ये आगे आएगी, तो तमिलनाडु के तट पर क्या करेगी, बारिश करेगी। आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि जब मानसून आता है तब तमिलनाडु के तट पर बारिश नहीं होती है। जब लौटता हुआ मानसून, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून हम बोलते हैं, वहां पर हमें बारिश देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि ऋतुओं की लय। तो भारत की जलवायु जो है ना, इसको 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं। और ऋतु का मतलब बता चुका हूँ। ऋतु की वजह से क्या होता है, पवनों की दिशा बदलती है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने कि भाई पवनों की दिशा जो बदलती है, वो अलग अलग ऋतुओं के अकॉर्डिंग बदलती है, ठीक है, दिशा बदलना। ठीक है भाई, इसी वजह से पवनों की दिशा बदलेगी। तो भारतीय जलवायु को हम 4 ऋतुओं में बांट सकते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, और मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक है। तो शीत ऋतु की बात करते हैं सबसे पहले। तो शीत यानी कि ठंड, है ना, तो ठंड का टाइम। तो तापमान की बात करो तो तापमान इस टाइम पे बहुत गिर जाता है। तापमान बहुत गिर जाता है। तो नवंबर के मिड में, यानी नवंबर के मध्य में क्या हो जाता है, उत्तरी भारत में ठंड स्टार्ट हो जाती है। और जनवरी फरवरी सबसे ठंडे महीने माने जाते हैं, आपको पता है ना। तो उत्तर भारत में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है, वो 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। और रात का तापमान जो है पंजाब और राजस्थान में कई बार वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, ठंड की बात हो रही है यहाँ पर, रात के समय की बात हो रही है। और रेगिस्तान ध्यान रखना, रात के समय वो ठंडे हो जाती हैं और दिन में तो गर्म रहेंगे ही रहेंगे। तो रात का तापमान पंजाब और राजस्थान में कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। ये तापमान की बात हमने करी। अब उत्तरी भारत में इतनी ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर इतनी ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है। पंजाब हरियाणा राजस्थान जो है ना, समुद्र से बहुत दूर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम महाद्वीपीय जलवायु को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। क्योंकि सर्दी आते जो महाद्वीप होता है, जो महाद्वीप एक स्थल ही है, तो वो ठंडा हो जाता है सर्दी आते, क्योंकि वहां से सूरज खिसक जाता है उस जगह से। तो ठंड तो आ ही जाती है। तो और जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए जो है पंजाब हरियाणा राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, सब ये महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, इसलिए ज्यादा ठंड पड़ती है। हिमालय में हिमपात होते हैं, स्नोफॉल्स होती है, उस वजह से भी ठंडी हवाएं नीचे आ जाती हैं। ठीक है, ये आपका पंजाब हरियाणा राजस्थान के आसपास। तो इस वजह से जो है हमें उत्तरी भारत में ठंड देखने को मिलती है। और भी सुनना आगे। ठीक है भाई, तो हिमालय में जो हिमपात हो रहे हैं, स्नोफॉल की वजह से भी जो है शीतलहर चलती है उत्तरी भारत में। ये भी एक कारण है कि उत्तर भारत में बहुत ठंड होती है। तीसरा, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली बहुत ठंडी हवाएं। ठीक है, जो कि शीतलहर लेके आती है उत्तरी भारत के अंदर, जिससे पाला और कोहरा भी पड़ जाता है। तो कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान, देखो ये क्या अपना इंडिया है, ये क्या अपना पूरा इंडिया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, पूरा इंडिया है ये।
तो ये अपना मिडल ईस्ट हो गया, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ये तुर्कमेनिस्तान है। क्या है भाई, तुर्कमेनिस्तान। और कैस्पियन सी यानी कि कैस्पियन सागर, तो तुर्कमेनिस्तान के इधर ही है ये बगल में, तो कैस्पियन सागर है। तो भाई यहाँ से और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं जो हैं, ठंडी हवाएं जो हैं वो आ जाती है इस टाइम पे, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास। जिस वजह से क्या होता है, हमें ठंड देखने को मिल जाती है, यानी कि शीत लहर आती है इस जगह से, जिस वजह से हमें पाला और कोहरा भी देखने को मिल जाता है। तो ये रीजन है मेन कि उत्तरी भारत में ठंड हमें ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिण भारत में इतनी ठंड देखने को हमें नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। समझ आ गया। प्रायद्वीपीय भारत में क्यों ठंड नहीं है ना भाई, क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखो यहाँ कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है, ध्यान रखना भाई। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ पे शीत ऋतु होगी होगी, नहीं। यहाँ पर क्या है, समुद्र का समकारी प्रभाव रहता है। पीछे बता चुका हूँ समकारी प्रभाव का मतलब क्या है। भूमध्य रेखा के निकट है भाई, भूमध्य रेखा को पता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमेशा जो टेम्परेचर वो गर्म ही रहता है। तो भूमध्य रेखा के पास भी है, समुद्र भी है दक्षिण वाले हिस्से पे। तो इस वजह से क्या होता है, तापमान में कम अंतर देखने को मिलता है, मतलब कि वहां पर इतनी ठंड आती ही नहीं है। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जाकर नॉर्थ इंडिया में पूछो कि भाई जनवरी का टेम्परेचर कितना जाता है, लोग कर्रारे होते हैं, ध्यान रखना, सर्दी के मारे। और जून में भी लगभग 29.5 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, देखो जून में भी इतना दिख रहा है लगभग। और तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान भी इतना है। तो इनको सर्दी फील ही नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई ये समुद्र के पास है और भूमध्य रेखा के पास है ये, ठीक है। दो चीज ध्यान रखना, एक समुद्र, समुद्र का प्रभाव रहता है, और भूमध्य रेखा के निकट है ये, ठीक है, मध्य रेखा के निकट में। समझ आ रहा है। और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान जो है मैदानों की तुलना में कम होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां पर जो तापमान है वो मैदानों की तुलना में, ठीक है, वो कम होता है। मतलब कि अगर हम मैदान की बात करते हैं दक्षिण भारत में ही, और पश्चिमी घाट की बात करते हैं, वहां पे तापमान में फर्क देखने को मिलता है। बाकी मेन रीजन आप ध्यान रखना है जिस वजह से जो है यहाँ पर हमें प्रायद्वीपीय भारत में ठंड देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद जो वायु दाब और पवने, वायु दाब और पवने शीत ऋतु में पड़ रहे हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य जो है मकर रेखा पर हो जाता है। सूर्य जो है, देखो अब सूर्य जो है कर्क रेखा, उत्तर भारत में जब कर्क रेखा पर सूरज होता है तो उत्तर भारत में गर्मी रहती है। अब जो सूरज है वो कहाँ पर आ चुका है, मकर रेखा पर आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है, मकर रेखा पर आ चुका है, जिस वजह से जो है दक्षिण भारत में हमें गर्मी ही महसूस होती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है, इस वजह से क्या उत्तरी मैदानों में उच्च वायुदाब रहता है, क्योंकि उत्तर भारत में जो इस टाइम पे सर्दी चल रही होती है ना। तो उत्तरी जो मैदान है वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वहां पर सर्दी का टाइम चल रहा है, वहां पर सर्दी का टाइम चल रहा है। और दक्षिण भारत है वहां पर क्या बनेगा, वहां पर वायुदाब, वहां पर वायुदाब कम होता है। कंपेरेटिवली जो वायुदाब है वो कम होता है। पहले आप इधर आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखो। ये क्या आपकी कर्क रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। तो जो सूरज की किरणें है ना, वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, देखो मकर रेखा पर पड़ रही है, ठीक है, इस वाले एरिया में पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, सीधी एकदम। ऐसी बात नहीं है इधर नहीं पड़ रही, इधर पड़ रही है, लेकिन वो तिरछी जा रही है, देखो इधर ऐसे पड़ कहाँ रही है, भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर, मकर रेखा पर। 22 दिसंबर के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, तो दक्षिण भारत है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वजह से जो है भाई, यहाँ पर देखो पूरा अपना इंडिया कहाँ है, ये रहा अपना इंडिया, ये रहा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या, आप देखो ये पर भूमध्य रेखा है जहाँ पर पड़ रही है क्या, सूरज की किरणें, और मकर रेखा पर भी पड़ रहा है। तो यहाँ से उत्तर भारत से तो बेचारे से के पास से क्या है, धूप तो छिली गई है, धूप तो हटी गई है ना लगभग, तो ये गई सूरज की किरणें पे तिरछी पड़ रही हैं। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर तेज धूप पड़ रही है इसके मुकाबले। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा निम्न दाब बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा गर्म का माहौल चल रहा है इस जगह पर। लेकिन इसी पूरे उत्तर भारत में और भारत के ऊपर जो पूरा हिस्सा, यहाँ पर क्या चल रहा है इस टाइम पे, सर्दियां चल रही हैं,
ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, अब पवने जो है ना, क्योंकि दक्षिण में तो वायुदाब कम है, निम्न वायुदाब है, तो इसलिए पवने जो उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर भारत से, उत्तर पश्चिम भारत से, यानी कि यहाँ से, अगर आपको ये भारत विजिबल है ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ पे, तो ये उत्तर पश्चिम भारत है, तो यहाँ से जो दक्षिण की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और इन पवनों की गति धीमी होती है, 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती है। ठीक है, 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर ट्रैवल कर पाती हैं। कौन सी, ये पवनें। और जो भू आकृति होती है, आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत तरह की भू आकृति, जो कि क्या है, इन जो पवनें आ रही हैं उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण की ओर, उनकी दिशा बदल जाती है। जैसे कि गंगा घाटी के पास आती है तो इनकी दिशा पश्चिमी हो जाती है। वैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास आती है तो इनकी दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। अगर बंगाल की खाड़ी में, इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्वी हो जाती है। और सर्दी का टाइम चल रहा है, तो इसी वजह से उत्तर पूर्व के बाद ये आ, बंगाली खाड़ी में आ गई ना, तो जैसे जिसको उत्तर पूर्वी मानसून भी बोल देते हैं, इसके बारे में पीछे हमने बात करी भी थी। आगे चले, ये समझा चुका हूँ। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ, ध्यान से समझना भाई, यहाँ से क्वेश्चन भी आया कई बार। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या नहीं, हल्के चक्रवात होते हैं जो कि पूर्वी भूमध्य सागर से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं भाई, पूर्वी भूमध्य सागर से बनते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से बन रहे हैं भाई, ये क्या आपका पूरा, ये क्या है, भूमध्य सागर है। क्या है ये, भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, चक्रवात बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं ये, चक्रवात बन रहे हैं। कहाँ से बनते हैं, पूर्वी भूमध्य सागर से। कहाँ से बनते हैं, भूमध्य सागर से बन रहे हैं, बस उसके पूर्व वाली साइड से, समझ रहे हो, बनते हैं। और ये यात्रा करते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भी, ठीक है, तो पाकिस्तान से होते हुए ये भारत पहुंचते हैं। और रास्ते में कैस्पियन सागर ही मिल जाता है, फारस की खाड़ी भी आ जाती है, तो वहां से नमी भी ले लेते हैं। है ना, ध्यान रखना है। अरे भाई पीछे काहे कर रहे हैं हम, उधर देखो। तो यहाँ पे चक्रवात बन रहे हैं, तो यहाँ से ये आ रहे हैं, है ना, रास्ते में क्या पड़ रहा है, कैस्पियन सागर भी पड़ रहा है, तो यहाँ से नमी ले ली, है ना। फिर रास्ते में आया तो ईरान मिल गया, अफगानिस्तान से निकले, पाकिस्तान में निकले, फिर इंडिया में भी आ गए, है ना। तो इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होता है, सर्दी में भी कहीं कहीं बारिश हो जाती है, हल्की हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाती है इंडिया के अंदर। कब, सर्दी के टाइम पे। समझ रहे हो, सर्दी के टाइम पे जो बारिश होती है उत्तरी भारत में क्यों होती है, इस वजह से होती है। और सर्दी के टाइम पे दक्षिण भारत में ही बारिश होती है, वो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, जो लौटता हुआ मानसून है, वो आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। वैसे बता भी चुका हूँ मैं पीछे आपको। तो शीत ऋतु में जो भारत का मौसम जो है सामान्यतः सुहावना होता है, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो मौसम बड़ा सुहावना रहता है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो है इसको बाधित कर देती है। जो सुहावना मौसम है, लोगों को ये, लोग महसूस कर ही नहीं पाते, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आता है, सुहावने मौसम को खत्म कर देता है और बारिश होने लग जाती है हल्की हल्की। ठीक है, शीत ऋतु की वर्षा। तो शीतकालीन पवने जो है ना, जो शीतकालीन पवने हैं, यानी ठंड में चलने वाली जो पवने हैं, वो जमीन से समुद्र की ओर बहती है। और इनमें नमी नहीं होती, क्योंकि नमी किसमें होगी, जो समुद्र से जमीन की तरफ चल रही है। लेकिन नमी लेकिन जो स्थल से जमीन से समुद्र की तरफ चल रही है, उसमें नमी नहीं होती, इसलिए बारिश नहीं करती है। इसलिए भारत के अधिकतर हिस्सों में जो सर्दियों में वर्षा नहीं होती है, सर्दियों के अंदर भारत के अधिकतर हिस्से में बारिश नहीं होती। जहां पर हो रही होती है वहां मैंने रीजन तुमको बता दिया है। दक्षिण भारत में क्यों हो रही है उसका रीजन मैंने तुमको बता दिया है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ जगह ट्रैवल करके जो है ये बारिश कर देती है, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी बोलते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें, आगे चलो। अब जो पश्चिमी विक्षोभ है, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जो है बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हल्की वर्षा में देखने को मिलती है। हिमालय में यह वर्षा हिमपात के रूप में होती है, यानी स्नोफॉल्स के रूप में होती है। और रबी की फसल के लिए बारिश बहुत अच्छी मानी जाती है ना। रबी की जो फसल होती है, राबी भी कहते हैं, तो इसके लिए जो बारिश होती है उत्तरी पश्चिम भारत में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो जो रबी की फसल उगा रहे होते हैं उन किसान इसी बारिश का वेट कर रहे होते हैं। मध्य और दक्षिण भारत की बात करूं, मध्य और दक्षिण भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर कभी कभी हल्की सर्दियों की वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में 25 से 50 मिलीमीटर शीतकालीन वर्षा होती है, ठंड वाली जो बारिश होती है।
तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में हो जाती है ना। और कैसे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून जो है लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को हम। तो वहां से जो है बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। ठीक है, मतलब कि एक अच्छी खासी वर्षा होती है, ध्यान रखना। समझ अगर क्वेश्चन में यहाँ से बनता है कि जो तमिलनाडु है ना, उसमें बारिश कब होती है, सर्दियों में होती है, और क्यों होती है, क्या रीजन वगैरह सब बताना है। वो आगे आएगा आई थिंक, ठीक है, टॉपिक है जब लौटता हुआ मानसून पढ़ेंगे हम। फिर से पीछे पढ़ा था ना, छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, है ना, निवर्तन वाला। अब यहाँ पर आगे आएगा, फिर हम पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं। तो तापमान जो है, तो तापमान है वो बढ़ने लग जाता है ग्रीष्म ऋतु में, आपको पता है क्यों? क्योंकि जो सूर्य जो है ना, वो मार्च में कर्क रेखा की ओर बढ़ने लग जाता है और अप्रैल मई तक पूरा आ जाता है। मार्च जैसे आता है तो सूरज जो है कर्क रेखा की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, और अप्रैल मई में, तो मैं स्टार्टिंग में बताया था, वो सूरज जो है कर्क रेखा के पास आ जाता है और तापमान बढ़ने लग जाता है, जिससे क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बनेगा निम्न दाब, क्योंकि हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, और अब समुद्र से क्या चलेंगी, हवाएं चलेंगी स्थल की ओर, उत्तरी भारत में चलेंगी, है ना। ध्यान आपको रखना है। वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही क्या होता है, बारिश वगैरह भी होती है। दक्षिण और देश के अधिकांश हिस्सों में जो तापमान होता है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चलता है। ठीक है, पूरे इंडिया के बता रहा हूँ, देश के अधिकांश हिस्सों में ये टेम्परेचर रहता है, लेकिन बढ़ जाता है कई बार इससे भी ज्यादा। दक्षिण भारत की बात करूँ, यहाँ पर गर्मी कैसी होती है, बहुत मृदु होती है ना। उतनी तीव्र नहीं जितनी उत्तर में होती है। तो कह रहा हूँ ना, दक्षिण वाले भाई मौज में, ये ध्यान रखना। जितनी तेज गर्मी यहाँ पर होगी ना, उतनी तेज गर्मी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी ना, ठंड ठंड भी नहीं देखने को मिलेगी। हमें गर्मी बहुत नॉर्मल देखने को मिलेगी, बढ़िया मौसम देखने को मिलेगा। और जब ठंड आएगी तो इनके यहाँ पे हमें गर्मी देखने को मिलती है, हम ठंड में मर रहे होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ गर्मी मृदु होती है, उतनी तेज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव रहता है। ठीक है, समुद्र इनका दोस्त है भाई, समुद्र का यहाँ पे प्रभाव बना कर रखता है, वो गर्मी को सोख लेता है। और लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलती रहती है यहाँ पर, तो समुद्र का समकारी प्रभाव जो तापमान को कम कर देता है। ठीक है, 26 से 32 डिग्री लिख रखा है, और भी कम रहता है, ध्यान रखना। और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियों पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है ना, ध्यान रखना है। कम क्यों रहता है ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर लगातार जो है बारिश होती रहती है। और तटीय भागों में समताप रेखा है जो तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। देखो पहले बताओ समताप, सुन लो क्या होता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है कि समताप रेखाएं। ठीक है, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। ऐसी रेखाएं जो समान तापमान, समान तापमान वाले क्षेत्र को मिलाती है। ठीक है, जहां जहां समान तापमान सेम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो वो वाला एरिया से जो रेखा गुजरेगी उसको हम क्या बोलेंगे, समताप रेखा ही बोलेंगे। है ये काल्पनिक रेखा ही, मान लो कि बहुत जगह पे सेम टेम्परेचर, तो वहां पर हम एक रेखा ड्रॉ कर देंगे, वो दिखाएगा कि हाँ ये समताप रेखा, यहाँ पर सम टेम्परेचर क्या है, सेम है। और ये समताप रेखा है, समदाब रेखा है, ये सब आप पढ़ोगे फर्स्ट बुक के अंदर, जब का वायुमंडल वाला चैप्टर है, आपका आई थिंक 10th चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे आप। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये दिखाता है क्या है, तो तटीय भाग है ना, तटीय भाग समझते हो अपना, नीचे दक्षिण वाले हिस्सा। तो दक्षिण भाग में जो तटीय वाला हिस्सा है, वहां पर समताप रेखा है जो है तट के समानांतर जो है उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। मतलब ऐसे फैली हुई है। अगर ये हमारा दक्षिण भारत है, ध्यान रखना, तो ये पूरा उत्तर से दक्षिण में क्या है अपना, समताप रेखा है जो तट के समानांतर, यानी कि यहाँ पे जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई है, जो कि ये प्रमाणित करती है कि तापमान जो है उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर ना बढ़कर क्या हो रहा है, तटों के से भीतर की ओर बढ़ता है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही समानांतर जो दिखा रहा है क्या है, कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर समान है, कि सीधा जा रहा है ना। अगर ये लाइन सीधी नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ पर, अगर कोई समताप रेखा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम है, क्योंकि लाइन यहाँ पर बन रही है। और ये प्रमाणित क्या कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, दक्षिण भारत की ओर ना बढ़कर जो भीतर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, तटों के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर सेम ही है। क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि समताप रेखाएं क्या का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ,
अगर मैं यहाँ पर ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो कि इसके पैरेलल है, सेम है, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको मैं समताप रेखा बोल रहा हूँ, समताप रेखा। तो ये दिखा रही है कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, दक्षिण की ओर बढ़ नहीं रहा है, जो टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर यहाँ है। बढ़ कहाँ है, टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, धरती के अंदर बढ़ रहा है। समझ रहे हो, कि आपको ध्यान रखना है। और यही चीज मैं आपको दिखाई थी यहाँ पर जो है भाई, कि जो मार्च में सूर्य जो है कर्क रेखा की ओर बढ़ जाती है ना। ये आप देख लो भाई, है ना, आपको पता है आपका हमारा जो पृथ्वी है वो ऐसे थोड़ा अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना। तो ये क्या है अपना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, जो मैंने रेड रेड करा है यहाँ पर, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर जो है देखो डायरेक्ट जो है सन की किरणें पड़ रही हैं, इस वजह से जो होता है यहाँ पर क्या गर्मी हमें देखने को मिलती है। सर्दियों में क्या होता है, जो सूरज है वो नीचे खिसक जाता है मकर रेखा के पास, पीछे मैंने डिस्कस करा भी था वो। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है। ठीक है, दोनों इमेज से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्या पड़ रही है, सन की किरण डायरेक्ट पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु हमें देखने को मिल जाती है उत्तरी भारत के अंदर। वायुदाब और पवने की बात कर लो, तो भाई गर्मी के टाइम पे क्या होगा, गर्मी चल रही है तो उत्तर भारत में गर्मी चल रही है, तो यहाँ पर तेज गर्मी रहेगी। अब गर्मी तेज है तो हवा ऊपर उठ जाएंगी सारी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कम वायुदाब बन जाएगा, और वायुदाब कम हो गया, इसका मतलब क्या है, अब पवने, अब ये क्या पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उत्तरी भारत का जो ये निम्न दाब बना है। तो गर्म होने के कारण क्या होगा, जो जुलाई में जो ITCZ है वो उत्तर की ओर खिसक लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच जाता है, मतलब कि कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है, कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है। और कर्क रेखा के आसपास पहुंचने का मतलब समझ रहे हो, कि कर्क रेखा के पास क्या बन रहा है, निम्न दाब का क्षेत्र बन चुका है। और निम्न दाब की जो लंबी द्रोणी है, ठीक है, तो पश्चिम में थार मरुस्थल, और पूर्व और दक्षिण में पटना और छत्तीसगढ़ तक ये फैली है इंडिया के अंदर। ठीक है, थार मरुस्थल से लेकर पटना छत्तीसगढ़ तक पूरी फैली हुई है ये। ठीक है, क्या है ये, निम्न दाब की लंबी द्रोणी है। निम्न दाब समझ रहे हो ना, क्योंकि गर्म का माहौल है, हवा उड़ चुकी है, निम्न दाब बन चुका है, अब ये अपनी तरफ पवनों को आकर्षित करेगा जो कि नमी लेकर आएंगी। तो द्रोणी की ओर जो है पवनें आकर्षित होती हैं। ठीक है, द्रोणी मतलब एक बेल्ट समझ लो आप, द्रोणी मतलब एक बेल्ट समझ लो, जहां से जो है ये जो कि निम्न दाब की एक पेटी बेल्ट बन चुकी है, जहां अब जो है पवनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जो यहाँ से दक्षिण पश्चिमी पवने, ठीक है, अब देखो दिशा कैसे बदलेगी, तो पश्चिमी तट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से दक्षिण पश्चिमी पवने, और उत्तरी बंगाल और बिहार से पूर्वी, और फिर दक्षिण पूर्वी पवने जो है आती हैं, और यही आगे चलकर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून बनाती है। सारी पवनें जो आ रही होती है इसको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कह देते हैं। अब यहाँ पर गर्मी में हम लू की बात भी करेंगे, गर्मी में हम यहाँ पर लू की बात भी करेंगे। आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से कि भाई बाहर मत निकल, गर्मी का टाइम चल रहा है, लू चल रही है। ठीक है, तो लू का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट वेव से बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो उत्तर पश्चिम भारत में दोपहर के समय चलने वाली बहुत तेज और सूखी हवाएं, यानी शुष्क हवाएं, इन्हें क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं। और कई बार लू रात तक चलती है, अगर लू लग जाती है ना भाई, तो पता चल जाता है क्या हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद धूल भरी आंधियां भी चलती है इसी टाइम पे, तो मई के शामों में भाई पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आम बात है धूल भरी आंधियां चलना। यह आंधियां जो है गर्मी से थोड़ी राहत भी देती है, ऐसी बात नहीं है, राहत देती है। और क्योंकि हल्की बारिश भी लेके आती है, आपने देखा होगा जब जब आंधी आती है तो हल्की हल्की बारिश भी आती है, और ठंडी हवा लेकर आती है, तो इस वजह से जब गर्मी अगर हो रही होती है थोड़ी राहत भी देती है, धूल उड़ेगी ठीक है, थोड़ा सहलो, बट बाद में तुम्हें राहत भी मिलेगी। उसके बाद स्थानीय तूफान की बात करूं, तो कुछ आर्द्र हवाएं जो हैं वो द्रोणी की ओर खिंचती है, क्योंकि हवाएं तो आएंगी, हवाएं तो आएंगी क्योंकि वहां पे निम्न दाब बना हुआ है, तो आर्द्र हवाएं जो है द्रोणी की ओर आती है। तो जब शुष्क और नम हवाएं, है ना, क्योंकि आर्द्र हवाएं आ रही हैं द्रोणी के पास, जो ऊपर बेल्ट बनी थी उत्तर भारत में पूरी शुष्क निम्न दाब की, तो वहां पर कौन सी आ रही है भाई, आर्द्र हवाएं आ रही हैं। तो जब आर्द्र हवाएं नम्र हवा और शुष्क हवाओं से मिलेगी, तो अचानक मिलने पर क्या होता है, स्थानीय तेज तूफान आता है, ध्यान रखना है। यहाँ से मिल रही है कौन सी, शुष्क हवाएं, वहां से मिल रही है नम हवाएं, नम हवाओं को हम आर्द्र हवाएं भी बोल सकते हैं। जब आपस में मिलेगी तो तेज तूफान हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, तेज तूफान हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। और इनमें तेज हवाएं जो हैं भारी बारिश और कभी कभी ओले भी बरसा देती है, समझ रहे हो।
अब आगे हम बात करते हैं अगले ऋतु की, जो कि है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु। तो मई में क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में बहुत गर्मी होती है, आपको पता है, और यहाँ पर गहरा निम्न वायु दाब बनता है। अब यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, आपको समझा चुका हूँ भाई, मई में उत्तर पश्चिम भारत में बहुत गर्मी हो जाती है, तो यहाँ पर गहरा निम्न वायु दाब बनेगा ही बनेगा। और ये निम्न दाब क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों, क्या, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं उसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। स्टार्टिंग में बताया था कि भाई दक्षिण पूर्वी पवने हैं, बाद में जब ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। याद है? कुछ नहीं है, याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना है। तो निम्न दाब बन चुका है पूरे उत्तर पश्चिम भारत में, कोई गर्म हो चुका है, तो अपनी तरफ क्या करता है ये पवनों को आकर्षित करता है। कौन सी पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही ये पवनें जो हैं भूमध्य रेखा पार करती हैं, ये पवनें जो है भूमध्य रेखा पार करके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ये जो पवनें हैं आई बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। समझ आ रहा है? तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यानी कि आपकी जो है ये दक्षिण पूर्वी पवनें हैं, ये आती हैं। जैसे ही यहाँ पर ये भूमध्य रेखा की लाइन है, ध्यान रखना, इसको क्रॉस करा, ठीक है, यहाँ से जो इसकी दिशा बदल जाती है, क्या हो जाती है, इसकी दिशा बदल जाती है। यूं आ रही थी, इसको इग्नोर करो 2 मिनट, ठीक है ना। यहाँ से हवा आई और इधर मुड़ गई, तो ये ध्यान से देखना भाई, कहाँ से आ रही है, साउथ से तो आ रही है लेकिन पूर्व दिशा से भी आ रही है, तो यू मुड़ी। अब कहाँ जा रही है ये, दक्षिण से जा रही है, और किस साइड जा रही है, पश्चिमी साइड जा रही है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, है ना, दक्षिण से निकल रही है और पश्चिमी, है ना, क्योंकि देखो पश्चिम वाला एरिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो ये साउथ ईस्ट वाली जो है, ये जो दक्षिण पूर्वी जो पवने हैं, ये किससे बदल जाती है, इनका नाम क्या हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी पवने इनको हम बोल देते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में पूरा यहाँ पर क्या बना है, लो प्रेशर बना है, निम्न दाब बना है, क्योंकि यहाँ पर क्या सूरज चमक रहा है ना, ध्यान रखना। समझ आ रहा है तुम्हें? तो यही पवने जो है, और यहाँ पर समुद्र है भाई, स्टार्टिंग में बताया था, समुद्र में यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा धीरे धीरे गर्म होता है, तो यहाँ पर गर्म हो चुका है, यहाँ पर अभी ये ठंडा ही है, तो धीरे धीरे गर्म होगा, और जब सर्दी आएगी तो ये ठंडा हो चुका होगा, और ये जब ये क्या हो रहा होगा, गर्म हो चुका होगा, ध्यान रखना। तो हवाएं फिर यहाँ से यहाँ चलेंगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे निम्न वायु दाब बना है, लो प्रेशर बना है, और समुद्र में हाई प्रेशर है, तो ये अपनी तरफ, ये क्या कर रहा है, विंड को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, किसको, उत्तर पूर्वी, सॉरी उत्तर पूर्वी कह रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी पवनों को, जो कि दक्षिणी गोलार्ध से आ रही है। फिर उसका नाम बदल के हम दक्षिण पश्चिमी कर देते हैं, ध्यान रखना, साउथ वेस्ट मानसून कह देते हैं उसको हम। फिर आती है वो ऐसे, यहाँ से नमी लेके आती है, और यहाँ पर ध्यान रखना, अरब सागर में आई, और कहाँ पर आई है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में भी आ जाती है, और यहाँ से नमी ले लेती है ये, अरब सागर से भी नमी ले ली, यहाँ से भी नमी ले ली, और यहाँ भी बारिश करी, और यहाँ भी बारिश करी। समझ आ रहा है तुमको? ध्यान रखना है। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जो है ना, 2 भागों में रख देते हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो अरब सागर में भी चले जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी चले जाती है, और दोनों जगह से नमी लेती है। फिर आगे जाके जैसे कि उत्तर भारत में पूरे में बारिश करेगी, और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो पूरा उत्तर पूर्वी वाला जो एरिया है, मेघालय वगैरह सब हो गया, वहां पर भी खूब बारिश करती है। समझ आ गया? तो जब पवने भूमि पर पहुंचती है, तो जब पवने जो है भूमि पर पहुंचती है, तो वह शाखाओं में बढ़ जाती है, कितनी, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे ये पवने समुद्र से जमीन पर पहुंच जा रही है, तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जा रही है। तो इसको हम एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा में हमने बांट दिया है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुमको ध्यान रखना है। तो ये जो गर्म समुद्र के पानी के ऊपर से गुजरने के कारण पवने बहुत नमी लेकर आ जाती है। ठीक है, समझ आ गया? और भूमध्य रेखा पार करते ही इनकी दिशा बदलकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है, बता चुका हूँ, इसलिए इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कह रही हैं, या मानसूनी पवनों का या दक्षिण पूर्वी मानसून का नाम दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे पड़ा, पूरा आ सकता है भाई, ध्यान रखना। अब मानसून का प्रस्फोट क्या है, तो मानसून जो अचानक भारी बारिश, गर्जन और बिजली लेके आता है। तो पहली बारिश से तापमान जो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जितना है उससे इतना कम गिर जाएगा तापमान, ठीक है। जून के पहले हफ्ते में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में मानसून शुरू हो जाता है।
क्योंकि तट वाले एरिया है ना ये, और देश के भीतर जो है जुलाई के पहले हफ्ते तक पहुंच जाता है और तबाह के बारिश होती है इन जगहों पर। समझ आ गया, ये बता चुका हूँ। देख लो भाई, ये अरब सागर की शाखा, यहाँ से पवने आई, ठीक है, यहाँ पर पहुंची थी, स्थल पर पहुंचते क्या वो दो हिस्सों में बट गई, एक अरेबियन ब्रांच यानी कि अरब सागर की शाखा, और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो ये इधर जाएंगे, इधर बारिश करेंगी, ठीक है, क्या करेंगे भाई, इधर बारिश करेंगी, और ये इधर बारिश करते हुए इधर तक जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पहले अरब सागर की शाखा की। तो अरब सागर की शाखाएं जो है ना, इनको आगे जाके हम और 3 उप शाखाओं में बांट सकते हैं। ये समझ आ गया ना भाई, ये समझ आ गया ना। तो अरब सागर की शाखा को हम आगे और 3 उपभागों में बांट सकते हैं, 3 शाखाओं में बांट सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट वाली शाखा, नर्मदा तापी घाटी वाली शाखा, और सौराष्ट्र कच्छ वाली शाखा, शाखा ही शाखा। समझ रहे हो, तो 3 शाखाओं में हम बांट सकते हैं। पहली है पश्चिमी घाट वाली शाखा, ठीक है ना। ये क्या है अपना, ये अपना पश्चिमी घाट है, क्या है ये, पश्चिमी घाट है। और ये क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून है, क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पश्चिमी घाट के पहाड़ियों से टकराकर जो है यहाँ पर ऊपर उठती है, लगभग कितनी ऊपर उठती है, 900 से 1200 मीटर ये ऊपर उठती है। तो पश्चिमी घाट से टकराएगी ये, ठीक है, टकराते ही ये जो है ऊपर उठने लग जाएगी। भाई पहाड़ी है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है ऊपर उठने लग जाएगी, लगभग कितनी उठेगी, 900 से 1200 मीटर उठेगी, और ऊपर उठते उठते क्या होगा, फिर एक टाइम में बारिश आ जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि क्लाउड वगैरह बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो सह्याद्री और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर भारी वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और पहाड़ पार करने पर, जैसे ये पहाड़ पार करे, तो पवनें जब नीचे उतरती हैं तो गर्म हो जाती है, इससे नमी घटने लग जाती है। इस कारण जो है पूर्व की तरफ जो वर्षा छाया क्षेत्र बनता है, ठीक है। यानी कि इस साइड तो काफी वर्षा हो रही है, अभी कितनी हो रही है, 250 से 400 सेंटीमीटर, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स का पूरी वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्षा छाया क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्षा छाया क्षेत्र। और भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पवन विमुख, ठीक है, ढाल या लीवर्ड साइड, ठीक है, जहां पर वर्षा नहीं होती है। समझ आ गया। उसके बाद नर्मदा तापी घाटी वाली शाखा, तो मुंबई के उत्तर से जो है ना, मुंबई दिखा दिया है, जहां पर 10 से 13 जून के आसपास भाई बारिश होती है, मानसून पहुंच जाता है इसलिए। तो मुंबई के उत्तर में नर्मदा तापी घाटियों के रास्ते मध्य भारत में प्रवेश करती है। तो मुंबई से होते हुए नर्मदा घाटी वाले रास्ते से होते हुए मध्य भारत में प्रवेश करती है मानसून की पवनें, और छोटा नागपुर पठार में लगभग 15 सेंटीमीटर की वर्षा कर देती है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार वगैरह नर्मदा ताप्ती घाट, सब ये पिछले चैप्टर में पढ़ पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर इनको बार बार बताने का मतलब नहीं होता कि भाई कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब बता रखा है आपको पहले ही। और आगे चलकर जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मिल जाती है, क्योंकि देखो देखो ध्यान सुनना। तो क्या हो रहा है, यहाँ से पवनें आ रही हैं, मुंबई में भी आ रही हैं, तो मुंबई के रास्ते ये नर्मदा तापी वाली घाटी में छोटा नागपुर पठार में बारिश करती है, फिर यहाँ से भाई बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तो है, तो आगे जाके इनमें ये मिल जाती है, ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर की जा रही है। आगे चलो, सौराष्ट्र कच्छ वाली शाखा। तो पहले सौराष्ट्र और कच्छ देख लो, आपको पता है गुजरात, गुजरात पता है कहाँ पर है आपको। तो ये गुजरात का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, ये आपको पता होगा, ऐसे 2 हिस्से बने हुए हैं। तो नीचे वाले हिस्से को हम सौराष्ट्र बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम कच्छ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बोला क्या है कि सौराष्ट्र और कच्छ से टकराती है, जो ये पवने हैं मानसूनी पवने, ये सौराष्ट्र और कच्छ से टकराती है। उसके बाद आगे चलकर अरावली श्रेणी जो कि राजस्थान के अंदर है, तो अरावली श्रेणी के साथ चलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और बहुत कम वर्षा करती है, ठीक है। और आगे पंजाब हरियाणा में बंगाल की शाखा से ये मिल जाती है, ठीक है। आगे पंजाब हरियाणा में किससे मिल जाती है, ये बंगाल की, क्योंकि जो खाड़ी की जो शाखा है उससे मिल जाती है, जैसे कि दिखाऊं मैं आपको, 2 मिनट, इधर देख लो भाई, पीछे चलते हैं वापिस, है ना। देखो, यहाँ से ये निकली, ठीक है, यहाँ पे सौराष्ट्र कच्छ, पाकिस्तान में निकल जाती है, पाकिस्तान को भी थोड़ी बारिश दे दो, है ना। तो यहाँ से गई, ये अपना अरावली पर्वत हाँ गुजरात हो गया, ठीक है, ये सौराष्ट्र कच्छ वाला। उसके बाद राजस्थान में अरावली के सीधे सीधे साथ साथ चलती है, तो यहाँ पर बहुत कम वर्षा करती हुई आगे जो है यहाँ पर हरियाणा पंजाब में मिल जाती है। और यहाँ पर देखो, ये पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ,
ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो शाखा है, बंगाली खाड़ी की शाखा से आने वाली जो पवने हैं, उसमें जो है ये आगे जाके मिल जाती है। यहाँ से भी आई और यहाँ से जो आई रही है यहाँ पे आपस में मिल जाती है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ भाई? तो पंजाब हरियाणा में बंगाल की शाखा से मिलती है और हिमालय, ठीक है, में जो है वर्षा काफी होती है। समझ आ रहा है तुमको? अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा यानी ये वाली, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ आ गया? ध्यान से समझना मेरी बात। तो मुख्य मार्ग क्या है? जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है स्थल पर पहुंची तो हिस्से में बढ़ गया अरब सागर, बंगाली खाड़ी, ठीक है, बंगाली खाड़ी की हम बात कर रहे हैं। तो मेन मार्ग क्या है? तो म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बंगाल बांग्लादेश से टकराती है। तो जो बंगाली खाड़ी वाली जो शाखा है ये म्यांमार के तट पर और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश से टकराती है, ठीक है। उसके बाद अराकान पहाड़ियों, क्योंकि म्यांमार में आपको कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है? अराकान पहाड़ियां देखने को मिलती है म्यांमार के अंदर। तो अराकान पहाड़ियों पर जो पवने जो हैं टकराती है म्यांमार के अंदर और भारत की तरफ वो मुड़ जाती है। अगर आपको दिखाऊं, देखो, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है पूरा, जो है ये क्या है? पश्चिमी बंगाल है। जैसे अब यार यहाँ पे देखो, वो बाद में वो जूम वाला पार्ट है। ये क्या? बंगाल की खाड़ी है। क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी है ये। और ये क्या है? म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार है पूरा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? म्यांमार है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये म्यांमार है ये। तो यहाँ से जो है क्या हो रहा है, ध्यान समझना मेरी बात, क्या हो रहा है? अगर हम इरेज कर देता हूँ, तो ये क्या? पश्चिम बंगाल कह रहा हूँ, ये क्या? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाली खाड़ी की शाखा है, यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से म्यांमार से टकरा के, म्यांमार में यहाँ पर क्या? अराकान पहाड़ी है, यहाँ से टकरा कर इस अराकान पहाड़ियों ने क्या करा? यहाँ पर इसको इस साइड मोड़ दिया, इस साइड मोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये पूरा बंगाली खाड़ी, तो यहाँ से पवनें चल रही हैं, तो इस अराकान पहाड़ियों पर टकराती है, इस अराकान पहाड़ियों पर टकराती है। तो ये अराकान पहाड़ी जैसे पर्वत का ही काम कर रही है। तो इस बंगाली खाड़ी वाली शाखा की जो पवने हैं, इसको पहाड़ियां जो है आगे बढ़ने नहीं देती है। ये क्या करती है? जो पहाड़ियां हैं इसकी दिशा को भारत की तरफ मोड़ देती है, इसकी दिशा को भारत की तरफ मोड़ देती है। और अराकान पहाड़ियां म्यांमार के अंदर है। आप देखो, इसका मार्ग मैंने क्या बताया था कि भाई दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और म्यांमार का तट, ठीक है, समझ रहे हो तुम? तो यहाँ से टकराती है ना, ये दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश है, यहाँ से टकराती है, फिर ये भारत की तरफ अपना रास्ता मोड़ देती है। समझ आ गया? ये पूरा भारत है, इधर पूरा भारत है, ये ऊपर बांग्लादेश के ऊपर ये पूरा भारत है, तो यहाँ पे फैल जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। पीछे चले, और इसलिए जो ये मानसून है ना, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशाओं से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये मानसून है, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से, तो दक्षिण से निकली थी ना, दक्षिण पूर्वी दिशा से कहाँ निकल जाती है? ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहां भी बारिश करती हुई चलती है। उसके बाद दो उपशाखाओं की बात करूं, गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर। अब गंगा का मैदान आपने देखा है, अगर आपने अपवाह तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गंगा के मैदान है कौन सी बात हो रही है। जहां जहां से गंगा की नदी निकलती है ना, पूरा एरिया गंगा का मैदान ही आएगा। तो गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर और पंजाब के मैदानी भाग तक जाती है ये शाखा, ठीक है, जो पंजाब गंगा के मैदान वाली शाखा है। उसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां भी जाती है। तो असम और आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा ये करती है। समझ आ रहा है भाई तुम्हें? इधर देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बोला था भाई हमने? एक तो गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर, अरे भाई इधर आओ, ठीक है, तो ये पूरा गंगा का मैदान है, ये पूरा क्या है? गंगा का मैदान है। तो यहाँ से जो हवा है, एक शाखा तो बढ़ गई गंगा के मैदान वाली और पश्चिम की ओर जा रही है ना, और एक शाखा बढ़ गई, 2 मिनट से रेज कर देते हैं, ठीक है, आ रही है टकरा के। एक तो गंगा की घाटी के साथ पश्चिम की ओर मुड़ गई, मोड़ दी मैंने, और एक जो शाखा है वो जो है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गई है। तो यहाँ पर असम के आसपास जो है काफी भारी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो असम और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। मेघालय की जो गारो खासी पहाड़ियों से टकराने पर, ठीक है, जो गारो खासी आपको पता है कहाँ पर है? ये आपके मेघालय में देखने को मिल जाती है। तो गारो खासी पहाड़ियों से टकराने वाली उपशाखा
जो है मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा करती है। ठीक है भाई। तो जो उत्तर पूर्व वाली शाखा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, ये गारो खास से टकराती है और मौसिन राम में बहुत ज्यादा बारिश करती है। समझ आ गया, ये आपको समझा ही चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन में आ जाता है कौन सा, कि तमिलनाडु तट जो है वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है ना। कि जब वर्षा ऋतु का मेनली टाइम क्या होता है, जुलाई जून वाला टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे वर्षा का ऋतु के टाइम पे तमिलनाडु सूखा क्यों रह जाता है बेचारा, है ना। और सर्दी के टाइम पे क्या होता है, तमिलनाडु में बारिश होती है, ध्यान रखना। तो उसके दो कारण है कि तमिलनाडु जो तट है ये वर्षा की ऋतु के टाइम पे सूखा क्यों रह जाता है, क्यों, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना, क्योंकि अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही है भाई, है ना, गर्मियों के टाइम पे, जो कि स्थल की ओर बढ़ रही है अपनी ओर। तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें है ना, ये तमिलनाडु तट के क्या चलती है, समानांतर चलती है, इस वजह से बारिश नहीं होती है। ठीक है। देखो, यहाँ से जो है ये अरब सागर वाली ब्रांच से बढ़ गई और ये बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है। तो यहाँ से ये चल रही है, ये हवा यहाँ चल रही है, तो और तमिलनाडु का तट ये रहा, तो यहाँ पर नहीं पहुंच रही है ये यहाँ से यहाँ मुड़ जा रही है और ये यहाँ से यहाँ निकल जा रही है। तो इनके बीच में क्या है, ये पैरेलल है, समानांतर है, ये क्या है, समानांतर है। तो यहाँ ये पवनें पहुंच ही नहीं रही जहाँ पे बारिश हुई। तो वर्षा ऋतु के टाइम पे जो है ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा वाली जो पवनें हैं, ये क्या कर रही हैं, इसके समानांतर निकल जा रही है तमिलनाडु के तट से। समझ आ गया। इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती है। और जो ये क्षेत्र है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की शाखा है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में ये आता है। ठीक है भाई। अरे भाई इधर कहाँ आ जाते हैं हम, देखो, तो जो ये अरब सागर वाली शाखा है, यहाँ तो ये वर्षा करती है दबा के, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, लीवर्ड वाली साइड में आ जाता है। अब आगे हम बात करते हैं मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक है, निवर्तन की ऋतु यानी कि लौटता हुआ मानसून। ध्यान रखना, कब होता है मानसून का निवर्तन, इसके बारे में हल्की फुल्की जो नॉलेज आप ले चुके हो, पीछे टॉपिक आया था, ध्यान रखना। तो कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है। ठीक है, जब जो है मानसून लौटने लग जाता है, सितंबर के अंत में जो है सूरज जो है दक्षिण की ओर हो जाता है। ठीक है भाई, जैसे कि देखो आप, ठीक है भाई, जैसे ही सितंबर का अंत होता है जो सूरज है वो दक्षिण की ओर आने लग जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे था भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज होता था गर्मी के टाइम पे, जैसे सितंबर आता है जो सूरज है वो दक्षिणयान होने लग जाता है। और दक्षिणयान होने का मतलब है कि भाई अपना अर्थ रोटेट इस प्रकार से कर रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो अब इधर पड़ रही है, डायरेक्ट इधर पड़ रही है। भूमध्य रेखा पर तो भाई पड़ती ही पड़ती है डायरेक्ट, वहाँ कोई डाउट नहीं, वहाँ गर्मी ही रहती है। ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्या, यहाँ पर हमें अब थोड़ी गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, अब पीछे तो मैं बताया भी था मैंने। तो गंगा के मैदान का निम्न दाब भी दक्षिण की ओर खिसकने लग जाता है। ठीक है भाई, तो गंगा के पास जो निम्न दाब का एरिया बना था इधर, वो भी जो है दक्षिण की ओर खिसकने लग जाता है, क्योंकि अब सूरज खुद दक्षिण में जा रहा है। सूरज दक्षिण में नहीं जा रहा, उसकी किरण अब दक्षिण वाली साइड में पड़ रही है, यानी मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ रही है। इस वजह से दक्षिण वाले भारत के दक्षिण वाले हिस्से में भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, निम्न दाब बनेगा। तो इस वजह से बोला जा रहा है गंगा का मैदान का जो दाब वाला था, निम्न दाब का जो क्षेत्र था, वो दक्षिण की ओर खिसकने लग जाता है। इससे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने लग जाती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी के टाइम पर आई थी वो अब कमजोर होने लग जाती है। अब वो जो है लौट कर वापिस आ जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसे ध्यान से रखना, ऐसे गई थी और वो ऐसे लौटते हुए आएंगी, ऐसे जो है वो लौटते हुए आएंगी, ऐसे गई थी ना सारी पवने, अब वो लौटते हुए ऐसे आएंगी, ध्यान रखना, क्योंकि कमजोर होगी ना बेचारी। अब जो अब वो गई क्यों थी, उनको पुश कहाँ से मिल रहा था, निम्न दाब की वजह वजह से मिल रहा था, जो कि उत्तर भारत में था। अब वही निम्न दाब जो दक्षिण भारत की तरफ खिसक चुका है, तो इस वजह से जो है वो अब नीचे की तरफ वो जाएंगी। समझ आ गया। अब मानसून कहाँ कहाँ से कब कब लौटता है ना, ये फटाफट देख लेते हैं। तो सितंबर का पहला सप्ताह जो होता है वो पश्चिमी राजस्थान से मानसून लौटना शुरू हो जाती है। सितंबर के अंत तक राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गंगा मैदान, मध्य भारत से मानसून हट जाता है प्रॉपरली। उसके बाद अक्टूबर की शुरुआत जब होती है तो निम्न दाब का जो केंद्र है वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में आ जाता है। देखो ना, पहले उत्तर भारत में था, अब वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में आ जाता है। समझ रहे हो तुम। अब हो क्या रहा है, बंगाल की खाड़ी में क्या बन चुका है, वहां पर वहां बन चुका है अपना निम्न दाब, क्योंकि पूरी गर्मी भर वो गर्म होता रहा। अब वो पूरी तरीके से गर्म हो चुके बंगाल की खाड़ी और स्थल पूरा ठंडा हो चुका है, क्योंकि सर्दी का टाइम आ चुका है
है ना। तो अब क्या है, निम्न दाब का केंद्र बंगाल की खाड़ी में खिसक चुका है और नवंबर की शुरुआत में क्या होता है, कर्नाटक तमिलनाडु की ओर खिसकता है मानसून, ठीक है ना। और दिसंबर, जैसे मिड दिसंबर आता है, दिसंबर के मध्य वाला टाइम आता है, 15-16 दिसंबर का टाइम जब आता है, तो निम्न दाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट जाता है। तो उत्तर से दक्षिण में खिसकता जा रहा है और निम्न दाब का जो केंद्र है वो प्रायद्वीप से पूरी तरह हट जाता है दिसंबर के मध्य तक। समझ आ रहा है तुमको। इस ऋतु में मौसम कैसा रहता है ना, इस ऋतु में जो मौसम है वो कैसा रहता है, ठीक है। निवर्तन की बात हो रही है, तो आकाश बहुत साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। तापमान शुरू में बढ़ता है क्योंकि जमीन में अभी भी कुछ नमी रहती है, ठीक है, तो तापमान शुरू में बढ़ता है, फिर बाद में घटता भी है। उच्च तापमान रहता है, ठीक है, आर्द्रता रहती है क्योंकि मौसम जो है उमस भरा और कष्टकारी होता है इस टाइम पे। समझ रहे हो, क्योंकि लौटता हुआ मानसून है तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में तापमान बढ़ा हुआ दिखेगा ही। और इस गर्मी को हम कार्तिक मास की उष्मा भी कहते हैं और अक्टूबर के अंत में तापमान तेजी से गिरता है क्योंकि उस टाइम तक तो तापमान रहेगा ना ज्यादा। और जैसे ही अक्टूबर सितंबर आता है तापमान तेजी से गिरता है, तो खासकर उत्तर भारत में, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है। और उत्तर भारत में मौसम बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है, ठीक है। और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी भाग जैसे तमिलनाडु आदि में अधिक वर्षा होती है, बता चुका हूँ क्यों होती है, क्योंकि जब मानसून लौट रहा है तो तमिलनाडु के तट पर बारिश करता हुआ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से, वर्षा क्यों होती है कहाँ पर, प्रायद्वीप भारत के पूर्वी हिस्से में, है ना, ठीक है। अपना प्रायद्वीप हिस्सा, तो इसके पूर्वी भाग में क्या हो रही है, बारिश हो रही है, क्यों होती है देखो। तो अंडमान समुद्र, वैसे बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, तो वो अंडमान वाला एरिया जो होता है ना, तो अंडमान समुद्र में क्या हो रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, क्या बनते हैं, क्योंकि दक्षिण हिस्सा जो होता है ना अपना भारत का, वो पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर आपको पता पूरा ग्लोब है ना, तो ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। तो अंडमान जो है समुद्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। और ये चक्रवात जो है ना पूर्वी तट, क्या ये चक्रवात जो है पूर्वी तट बेसिकली कोरोमंडल तट जो है इसको पार करते हैं। कोरोमंडल तट क्या है, ये जो गुजरात है, और गुजरात कह रहा हूँ, ये तमिलनाडु जो है, कुछ तमिलनाडु वाला एरिया और कुछ आंध्र प्रदेश वाला एरिया। और एरिया का मतलब तट कह रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ आंध्र प्रदेश का तट और कुछ तमिलनाडु का तट मिलकर क्या बना रहे हैं, कोरोमंडल तट बना रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो हो क्या रहा है, जो ये चक्रवात बन रहे हैं, तो ये चक्रवात जो है कोरोमंडल तट को पार करते हैं और भारी वर्षा होती है। और गोदावरी कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में हर साल चक्रवातों से भारी नुकसान होता है। तो गोदावरी कृष्णा ये जो नदियां हैं, इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, डेल्टाई क्षेत्र आप समझते हो कि जहाँ पर जो है डेल्टा का निर्माण होता है इनका, तो वहाँ पर हर साल चक्रवात से भारी नुकसान होता है। और कुछ चक्रवात पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक भी पहुंच जाता है। और आप इस टाइम पे सुनते हो सर्दी के टाइम में कि भाई चक्रवात आ रहे हैं। और कोरोमंडल तट की अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों से होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून से भी वजह से भी जो है यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। जो लौटता हुआ मानसून है यहाँ पर वर्षा करता है, ठीक है। और अरब सागर में ऐसे चक्रवात कम बनते हैं, तो अरब सागर में चक्रवात नहीं बनते इतने, वो कहाँ बनते हैं, बंगाल की खाड़ी में ही बनते हैं। समझ आ गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे चक्रवात जो बन रहे हैं वहां तो उसी से वर्षा तो हो ही रही है, वो पार कर जाते हैं यहाँ पर, तो गोदावरी कृष्णा इन सब की जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र है वहां पर बारिश करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जो उत्तर पूर्वी मानसून है यहाँ पर वो भी क्या करता है, वर्षा करता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि स्थल से आया, बंगाल की खाड़ी से नमी ली उन पवनों ने, लौटते हुए मानसून ने, और यहाँ पर बारिश कर दी। अब आगे हम बात करते हैं भारत की परंपरागत ऋतुएं। क्या बात करेंगे, भारत की परंपरागत ऋतुएं। देखो, तो भारतीय परंपरा में ना जो वर्ष है इंडिया का, जो परंपरा चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है, उसके अंदर पूरे एक साल को हमने छह किसमें बांटा है, छह द्विमासिक ऋतु में बांटा है। किसमें, छह द्विमासिक ऋतु में बांटा है। देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 6। और आपको अगर नाप, आपको शायद ये पता होगा लेकिन आपके मम्मी पापा को जरूर पता होगा, इस चीज के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि पुराने टाइम पे लोग इसी को ध्यान रखते थे। समझ रहे हो। तो भारतीय परंपरा के हिसाब से छह जो है द्विमासिक ऋतु में बांटा जाता है। और ये जो विभाजन हम कह रहे हैं ना कि भाई छह द्विमासिक यानी 2 महीने, द्विमासिक यानी कि 2 महीने, छह द्विमासिक ऋतु में बांटा है। तो ये जो विभाजन हमने करा है, ये उत्तरी और मध्य भारत के जो लोग हैं ना, उनके एक्सपीरियंस, उनके ज्ञान के हिसाब से जो है, पुराने मौसम का जो ज्ञान है उस पर आधारित ये है। क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा, पुराने टाइम के जो लोग हैं उत्तर और मध्य भारत के, उन्होंने क्या करा है, अपने हिसाब से जो है इसको बांट दिया है। उनके उन पर आधारित जो है विभाजन हमें देखने को मिलता है।
ध्यान समझ रहे हो। और दक्षिण भारत की ऋतु है ना, वो उत्तरी भारत जैसी नहीं है, आपको पता है। उत्तर भारत में भाई मौसम बड़ा तेजी से बदलता है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ना के बराबर जो है मौसम में हमें बदलाव देखने को मिलता है। इस वजह से दक्षिण भारत की ऋतुएं जो है उत्तरी भारत जैसी नहीं होती। इस वजह से यहाँ ऋतुओं में कुछ भिन्नता रहती है। इस वजह से यहाँ पर जो है ये वाला थोड़ा कम लागू करते हैं दक्षिण भारत के अंदर। समझ आ गया। उत्तर भारत के लोग इसको बहुत याद रखते हैं और बोलते भी, आज भी आप लोगों के मुंह से सुनते हो। जैसे कि बसंत ऋतु है, ठीक है, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो है इसको बोलेंगे चैत्र बैसाख। ठीक है, जो बसंत का टाइम आता है उसको भारतीय कैलेंडर में बोलते हैं चैत्र बैसाख। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आज के चलता है, ठीक है, उसका मतलब यहाँ मार्च अप्रैल के महीनों से है। चैत्र बैसाख मतलब कि मार्च अप्रैल का महीना। ग्रीष्म ऋतु, जिसको जो है, जो हमारे उत्तर भारत के और मध्य भारत के लोगों ने बांट रखा है, उनके हिसाब से जो विभाजन ये हो रखा है, उसको बोलते हैं ज्येष्ठ आषाढ़। यानी जो गर्मी का टाइम उसको क्या बोल देते लोग, ज्येष्ठ आषाढ़ का टाइम चल रहा है, यानी कि मई जून का टाइम चल रहा है। और जब वर्षा की ऋतु आती है तो इसको बोल रहे हैं श्रावण भाद्र चल रहा है, यानी कि जुलाई अगस्त का टाइम चल रहा है। जैसे शरद ऋतु आती है उसको बोलते हैं आश्विन कार्तिक, यानी कि सितंबर अक्टूबर का टाइम। और वैसे ही जब हेमंत आते हैं, यानी कि मार्गशीर्ष और पौष के महीने चल रहे हैं, ठीक है, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि नवंबर दिसंबर का महीना। और शिशिर, यानी कि माघ फाल्गुन वाला जो महीना है, किसका, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से। ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको जनवरी फरवरी का महीना बोलता है। तो समझ रहे हो। तो ये ऐसा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 12 महीनों में बांटता है, लेकिन जो अपना भारतीय परंपरा के हिसाब से भारतीय जो कैलेंडर है वो द्विमासिक के कितने, 6 महीने हैं। 6 ऋतु आप कह सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करें वर्षा के वितरण की। तो भारत में ना वार्षिक वर्षा में भिन्नता आपको देखने को मिलती है। वैसे औसत वार्षिक वर्षा की बात करूं तो वो 125 सेंटीमीटर है ना। लेकिन पूरे देश के अंदर जो वर्षा है वो समान नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। जैसा आपको बताया था कि आपका जो जैसलमेर है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे जितनी वर्षा होती है 10 सालों के अंदर, वहाँ पर मेघालय का जो तुरा वाला जगह है वहाँ पर 10 सालों में जितनी वर्षा हो जाती है, यानी कि जैसलमेर की 10 साल की वर्षा, मेघालय की 1 दिन की वर्षा। ये ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो कुछ ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जैसे कि भाई पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, यानी कि उत्तर पूर्व साइड में जो हिमालय जहां तक फैला है वो वाला एरिया, मेघालय की पहाड़ियां जैसे कि वे खासी जंतिया। और कई स्थानों पर जो वर्षा है वो 400 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है, वो दक्षिणी गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड एंड बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा का उत्तरी मैदान का उप हिमालयी क्षेत्र है। जो गंगा का मैदान है उसका उत्तर वाला एरिया जहाँ पर हिमालयी क्षेत्र भी हम उसको कह देते हैं, कछार घाटी और मणिपुर, ये क्या है, अपने मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आगे हम बात करें न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार, यहाँ पर के न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और उसके बाद अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा हो रही है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, तो आंध्र प्रदेश के कुछ भाग है, कर्नाटक के कुछ भाग है, महाराष्ट्र के कुछ भाग है, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। उसका हिमपात की बात भी कर लेते, हिमपात यानी स्नोफॉल, क्योंकि हिमपात केवल हिमालय क्षेत्र में तक ही सीमित है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलते हैं। समझ आ रहा है। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। आपको मैं बता दूं, मानसून आता है तो बारिश आती है, आपको पता है। मानसून कभी जल्दी आता है तो कभी लेट भी आ जाता है। मानसून कभी जल्दी आता है तो कभी लेट भी आता है, ठीक है। और मानसून कब आएगा, जब उत्तरी भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। समझ आ रहा है तुमको, यानी कि निम्न दाब जब बनेगा जब जाके मानसून की हवाएं भारत आएगी और अपने साथ बारिश लेके आएगी, क्योंकि नमी जो उनको समुद्र से मिल जाती है। तो जैसा मानसून है ना अपना, तो मानसून पर बहुत लोग डिपेंडेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर मानसून में बदलाव होता है ना, तो इंडिया में भी भाई काफी परेशानी महसूस होने लग जाती है, ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मानसून और भारत का आर्थिक जीवन। तो भारत की जो लगभग 64% आबादी है ना, 64%, वो आबादी जो है खेती पर निर्भर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से अब ये कम हो चुका है, ध्यान रखना। और जो खेती है ना मेनली, वो दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर करती है। सही बात है भाई, खेती बारिश पर तो निर्भर करती है।
कहीं कहीं पर सिंचाई की सुविधा होती है, बट एट द एंड जो जितनी भी खेती हो रही है ना वो बारिश पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। भारत के जो अधिकांश भाग है वो पूरे भारत का अधिकांश हिस्सा है वो पूरे वर्ष गर्म रहता है। हिमालय को छोड़कर पूरे भारत में इतनी गर्मी रहती है कि वहां पर पूरे साल खेती की जा सकती है ना भाई। और अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं लोग, ध्यान रखना। तो मानसून की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है कहीं पर कम हो रही है, तो इस हिसाब से वहां पर उसी हिसाब की फसल भी उगती है। तो मानसून की क्षेत्रीय भिन्नताएं जो अलग अलग फसलें उगाने में मदद करती है। अब जैसे कि भाई अपना जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर वो धान की खेती करेंगे, और जहाँ पर जैसे कि राजस्थान हो गया है ना, वहां पर कम वर्षा होती है तो वहां पर वो दाल वगैरह के उगा लेते हैं वो। तो क्षेत्रीय भिन्नता है मानसून में भी, क्योंकि मानसून कहीं पे ज्यादा बारिश कर रहा है कहीं पे कम कर रहा है, तो इस वजह से हमें अलग अलग फसलें भी देखने को मिल जाती है। और वर्षा में बदलाव भी आता है भाई। मानसून जो है कभी तो ज्यादा वर्षा लेके आता है और कभी बहुत कम बारिश लेके आता है, समझ रहे हो। अगर कम बारिश आएगी तो सूखा पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो तो डिपेंड करता है कितनी नमी ली है उसे समुद्र से। और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कई बार भाई, मानसून दिल खोल देता है अपना, तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जिस वजह से बाढ़ हमें देखने को मिल जाती है। आगे चले। सही समय पर वर्षा जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है जिस टाइम पर वर्षा की जरूरत है अगर उस टाइम पर वर्षा होगी तो सही बात है। अगर उस टाइम पे नहीं हो रही तो भाई वर्षा का कुछ काम नहीं है, यानी मानसून का सही समय पर आना बहुत जरूरी है। तो खेती तभी सफल हो पाएगी जब बारिश समय पर और समान रूप से आएगी। ये नहीं कि बारिश बहुत ज्यादा आ गई है, बारिश बहुत ज्यादा आ गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। जितनी बारिश होनी चाहिए, जितनी नीड होती है उतनी ही बारिश हो, जैसे नॉर्मल पैटर्न से होती आ रही होती थी। लेकिन अब जो है पैटर्न बदलता जा रहा है। तो वही बात है, तो खेती तभी सफल होगी जब बारिश समय पर और समान रूप से होगी। जहाँ सिंचाई नहीं है वहाँ बारिश ना होने के कारण खेती का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से इलाके इंडिया के अंदर आज भी हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है खेती के लिए, वो बारिश पर डिपेंडेंट है। उसके बाद मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है, मान लो बहुत ज्यादा बारिश आ रही है ना, मानसून अचानक फट गया है ना, तो बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे कि इतनी तेज बारिश होगी जो मिट्टी का जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो पूरी उखड़ी जाएगी। तो इस समय क्या देखने को मिलता है, मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो कई जगहों पर मिट्टी कटाव बढ़ जाता है, मिट्टी कटाव का मतलब ही मृदा अपरदन होता है, समझ आ गया। आगे चलो। उसके बाद रबी फसलों के लिए लाभदायक शीतकालीन वर्षा। तो सर्दी में जो बारिश होती है वो रबी फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में होने वाली सर्दियों की बारिश रबी फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, पीछे ही बताया मैंने। उसके बाद जलवायु विविधता का सामाजिक प्रभाव। तो जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता जो है भोजन, कपड़ों और घरों के प्रकार में झलकती है ना। आप उत्तर भारत में जाओगे, हिमालय वगैरह के लद्दाख वाले एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको अलग प्रकार के घर भोजन देखने को मिलेंगे, कपड़े देखने को मिलेंगे। दिल्ली उत्तर प्रदेश वगैरह में अलग अलग प्रकार के कपड़े देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है हमारी जलवायु में जितनी डिफरेंसेस है ना, है मानसूनी जलवायु, इतनी डिफरेंस होने के बाद भी जो प्रदेश में है उस वजह से जो है हमें भोजन, कपड़े और घरों में भिन्नता देखने को मिलती है, प्रकारों में झलकती है ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है भूमंडलीय तापन। क्या? भूमंडलीय तापन। क्या होता है भाई भूमंडलीय तापन? ग्लोबल वार्मिंग। क्या? ग्लोबल वार्मिंग। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? एवरेज टेम्परेचर 80 मतलब एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना, बढ़ना। ये क्या आपका भूमंडलीय तापन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो अपना जो एवरेज टेम्परेचर जो चल रहा है 50-60 सालों से, अगर उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो विश्व का है वो बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? भूमंडलीय तापन हम बोलेंगे। यानी कि भाई टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। तो पृथ्वी के इतिहास में जलवायु कई बार बदल चुकी है, आज भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ध्यान रखना। अब जो तापमान बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं, बट मेन जो मुख्य कारण है वो है मानव गतिविधियां। मानव गतिविधियां भी कौन सी? जैसे कि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण होता है तो अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती है जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जैसे क्या होता है कि वो सूरज की किरणों, सूरज की जो किरणें हैं जो वापस लौटती है रात के समय में, ये जो औद्योगिकरण से जो निकलने वाली गैसेज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज जिसको बोलते हैं, वो सूरज की किरणों को वापस जाने देते नहीं है, उसकी गर्मी को वहीं रोक के रखते हैं अर्थ के अंदर। इस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, समझ आ रहा है। जीवाश्म ईंधन का जलना, प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन करना, जो कि इसी वजह से होता है,
समझ आ गया? तो ये क्या मानव गतिविधि जिससे तापमान बढ़ रहा है। ये मुख्य हरित गृह गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और CO2 सबसे ज्यादा है इनमें जो उत्सर्जित हो रही है, लेकिन अन्य गैस जैसी लंबी तरंग विकिरण को ज्यादा अवशोषित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखो कि भाई दिन के टाइम क्या होता है, जैसे मान लो अपना अर्थ है, दिन के टाइम सूरज की किरणें आती हैं, है ना, और गर्मी दे जाती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, गर्मी आई। अब गर्मी जो है ना, ये मान लो किरणें आई, अब ये वापस जाएंगी भी, अब ये वापस जाएंगी भी, ये वापस जाती हैं, सीधी सी बात है। लेकिन होता क्या है, कई बार मान लो कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये बहुत सारी हैं, तो इन ये इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, और पहली बात इनकी एक खासियत होती है, ये गर्मी को अवशोषित करती हैं, जितने भी गैसेज बता रहा हूँ ये गर्मी को अवशोषित करती हैं, गर्मी को अवशोषित कर रही है। तो अगर जितनी ज्यादा ये गैसेज हो जाएंगी अपने अर्थ में, अपने वायुमंडल में, तो ये क्या होगा, ये जो गैसेज है, ये जो गैस कह रहा हूँ, ये जो गर्मी है, सूरज की जो गर्मी है जो रात को बाहर निकलती है, ये बाहर जा ही नहीं पाएगी, वो यहीं पर ही रह जाएगी, यहीं पर वो रह जाएगी। इस वजह से क्या होगा, अपने अर्थ का टेम्परेचर जो है ग्लोबली बहुत दबा के बढ़ेगा, बहुत दबा के बढ़ेगा, यही यहाँ पर लिखा है कि लेकिन जो अन्य गैसें हैं वो लंबी तरंग विकिरण, लंबी तरंग विकिरण क्या है, ये लौटती हुई जो ये तरंगे है ना सूरज की, जो किरण है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लंबी तरंग विकिरण। और इनको हम और नाम से जानते हैं, इनको हम और नाम से भी जानते हैं, इनको बोलते हैं पार्थिव विकिरण, इनको हम पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई, पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं। तो इनको ये ज्यादा अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, और हरित गृह प्रभाव बढ़ते, हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है भाई, ध्यान रखना, तो वही इफेक्ट ये बढ़ाती है, समझ आ रहा है, ध्यान रखना। और तापमान बढ़ने के प्रभाव क्या रहते हैं भाई, लगभग पिछले जो 150 वर्ष है उसमें जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ चुका है, सीधी सी बात है, पहले औसत तापमान कितना रहता था, अब आज गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो औसत तापमान बढ़ चुका है। और अनुमान है कि भाई 2100 तक ना, जैसे 2100 आएगा तो तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस प्रॉपर तरीके से बढ़ जाएगा, उससे नीचे जाएगा ही नहीं, है ना। अब इस तापमान बढ़ गया, इसका परिणाम क्या निकलेंगे, इसके परिणाम क्या निकलने वाले हैं, ध्यान से सुनना। हिमानियां और बर्फ पिघलेंगी, है ना, हिमानियां है ना जो कह सकते हैं पर्वतों पर जो बर्फ के जो पहाड़ हैं, हिमानियां बोल रहे हैं, बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो पिघलकर पानी समुद्र में जाएगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। और जो समुद्र के स्तर पर, समुद्र के तट वाले जो इलाके हैं उनके डूबने का खतरा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अनुमान है 21वीं सदी के अंत तक समुद्र का जो स्तर है वो 48 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा, ये अनुमान लगाया जाता है कि 48 सेंटीमीटर तक वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। इससे बाढ़ें आएंगी, जो तट के पास वाले इलाके वहाँ बाढ़ें बढ़ जाएंगी, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलेंगी, कुछ क्षेत्र आ, गीले हो जाएंगे तो कुछ ज़्यादा सूखे हो जाएंगे, और खेती का पैटर्न भी बदल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, बस जैसा जलवायु रहती है वैसे खेती के पैटर्न ही बदलते हैं। और जनसंख्या और परितंत्र पर असर पड़ेगा, ठीक है, जो तट वाले इलाके हैं वहाँ की जो जनसंख्या, वहाँ पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो पलायन करेंगे कहीं ना कहीं, तो जनसंख्या पर प्रभाव पड़ेगा और पारितंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पारितंत्र आपको बता चुका हूँ पहले कई बार, आगे पारितंत्र फिर सुन लो। क्या होता है कि एक कोई भी जगह है वहाँ के जो जीव है वो निर्जीव के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अपना एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जहाँ पर दोनों ही सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो एक पारितंत्र बन जाता है, तो इस पारितंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, समझ आ रहा है तुमको। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, आई होप आपको समझ आया होगा, हमें हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करा है, ठीक है, मैंने आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करी तभी वीडियो इतनी बड़ी बनी, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद तो क्या करना है, एक कमेंट छोड़ के जाना है प्यारा सा, ठीक है, जो आपसे पूछा वो कमेंट में बताना है, और लाइक करनी है वीडियो और शेयर भी करनी है आपको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए।